So today we are going to start with the ethics paper, general studies paper 4. So now today our purpose basically हमारा पर्पस ये है कि हम सबसे पहले एथिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे कि एथिक्स क्या है, एथिक्स क्या है, यह पेपर का रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से दिस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑलमोस्ट एवरी अदर पेपर दैट यू स्टडी इन योर यूपीएससी एग्जाम। एंड यूपीएससी का सिलेबस हम देखेंगे इन ब्रीफ कि क्या सिलेबस है यूपीएससी का, क्या रिक्वायरमेंट है और हम कितने मार्क्स ला सकते हैं एथिक्स में और किस तरह से हम इतने मार्क्स ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम ब्रीफ में आज देखेंगे यहाँ। सो लेट अस स्टार्ट हियर। जीएस पेपर 4 एथिक्स। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ इज इट दैट एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी इन योर यूपीएससी एग्जाम एंड अदरवाइज ऑल्सो इन योर कॉलेज, इन योर स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड ऑल। तो अगर हम देखें अभी एज ऑफ नाउ यूपीएससी एग्जाम हैज दीज मेनी पार्ट्स। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहले यू हैव टू स्टडी वन ऑप्शनल पेपर, two papers are there in that optional subject. Along with that, you have to study GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3, and then finally our part GS paper 4. ऐसे भी है, ऐसे को हम इसमें कैटेगराइज नहीं करेंगे, वो हम देखेंगे क्यों हम नहीं कर रहे हैं। ना अगर हम इस कंपेयर करें ये सारी चीज़ों को, जीएस का 3 पेपर्स और आपके ऑप्शनल पेपर एंड जीएस पेपर 4 का, तो हम देखेंगे एथिक्स इन सारी चीज़ों से काफ़ी अलग है। एथिक्स का डिमांड बहुत अलग है, एथिक्स का रिक्वायरमेंट बहुत अलग है, एथिक्स का पर्पस भी बहुत अलग है। तो अगर इन चीज़ों को देखें, अगर हम पूरा जीएस पेपर 4, 1, 2, 3 में, जैसे हम हिस्ट्री, यू विल स्टडी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, व्हाटएवर। In all these subjects, you will find that the basic focus of all these subjects is to check, is to evaluate the content of your knowledge. Content of your knowledge. How much knowledge you have gathered during the last 15 years of your academic career. So, of course, all of you must have at least 15 years of your academic life, school, college, etc. कम से कम। So 15 सालों में अपने schools and colleges में, well, how much knowledge you have acquired. Focus of these papers is basically how much you know. कितना तुम जानते हो, किस चीज़ के बारे में, वो भी हम देखेंगे। तो इन सारे पेपर में हमारा फोकस हाउ मच पर होता है, क्वांटिटी पर होता है, अमाउंट ऑफ नॉलेज, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो तुमने गैदर किया है फॉर द लास्ट 15 ईयर्स। And how can we use those amount of knowledge, those quantity of knowledge to arrive at a certain conclusion about your world. Ethics इस सेंस में इन सबसे बहुत ही अलग है, because ethics is not about quantity of knowledge, ethics is not about content of knowledge, ethics is not about how much you know. More than that, the main focus of ethics is to understand who you are. आप हैं कौन, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल यू आर। तो एथिक्स का फोकस हमेशा ही हम पर होता है, हम जो व्यक्ति हैं, एज ए व्यक्ति, एज ए इंडिविजुअल, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम कैसे अपना लाइफ जीते हैं। तो एथिक्स का फोकस उसके ऊपर होता है। इस सेंस में हम देखें तो जीएस पेपर, बाकी जो पेपर्स हैं, इन सब में हाउ मच नॉलेज, किसके बारे में वो नॉलेज हमेशा हमारी दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में। बाकी सब पेपर में हमें पूरी दुनिया को समझना है। इन पॉलिटी यू अंडरस्टैंड योर पॉलिटिकल सिस्टम, योर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एंड उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर हम किस तरह से एक अपना सिस्टम बनाते हैं, एक गवर्नेंस का सिस्टम बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाते हैं। इकोनॉमी, हाउ इज इट आवर इकोनॉमी एक्चुअली ऑपरेट, उसमें बहुत सारी चीज़ें। सो पॉलिटी में यू हैव टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, व्हाटएवर। इकोनॉमी, हाउ टू कैलकुलेट जीडीपी, मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाटएवर। तो इस समय इस दुनिया के बारे में, कैसे ये दुनिया है, आसपास की, बाहर की दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। एंड फोकस ऑफ जीएस पेपर 4 इज नॉट एक्चुअली द वर्ल्ड इन विच वी लिव। फोकस ऑफ दिस जीएस पेपर 4 इज ऑन एन इंडिविजुअल, यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर।
तो दैट इज हाउ दिस पेपर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर पेपर्स। हम देखेंगे इस यू या आई का मतलब क्या है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे यहाँ पर, सिंस दिस पेपर, दिस पार्ट ऑफ योर कोर्स, पूरा जो पढ़ रहे हैं हम यहाँ, इस पार्ट के बारे में देखें तो इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस पेपर, इन दिस पार्ट, यू हैव टू स्टडी अ लॉट। यू हैव टू स्टडी अ लॉट। बहुत पढ़ाई करनी होगी, बहुत ज्यादा स्टडी करना होगा इसके लिए। सो वेल, यू हैव टू, मेनी बुक्स विल बी रिक्वायर्ड, मेनी यू कैन से the study material will be required for that. Ethics, since it is about you as an individual, so in ethics you don't have to study a lot. बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ethics में। well, जो हम अभी देखेंगे यहाँ पर क्यों और कैसे, क्योंकि जहाँ तक हमारी बात है, अपनी बात है अगर, तो मैं अपने आप को एटलीस्ट आई क्लेम दैट आई नो माई सेल्फ वेल, और ऐसा ही क्लेम आप भी कर सकते हो अपने बारे में। सो हम अपने बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं ऑलरेडी, इसीलिए एथिक्स में हमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो हम देखेंगे क्या करने की जरूरत होती है उसके अलावा। तो एथिक्स में हमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। क्यों पढ़ने की जरूरत नहीं होती है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स के बारे में, एथिकल क्वेश्चंस नॉर्मली डू नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूरे कोर्स में हमें याद रखना होगा। एथिकल क्वेश्चंस नॉर्मली डू नॉट चेंज। इन सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कीप ऑन चेंजिंग। पिछले कल के जो क्वेश्चन होंगे वो आज इररिलेवेंट हो जाएंगे, और आज के जो क्वेश्चन होंगे वो कल हो सकता है इररिलेवेंट हो जाए, लेकिन एथिकल क्वेश्चंस कभी नहीं बदलते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, सोच कर देखो एक बार कि आज से करीब 2500 साल पहले गौतम बुद्ध, ही वाज आस्किंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन लाइफ। व्हाट वाज द क्वेश्चन दैट बुद्धा वाज आस्किंग अबाउट ह्यूमन लाइफ? आई होप दैट यू नो अबाउट दैट। हम पढ़ेंगे अपने क्लास में भी आगे। सो बुद्धा वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन अबाउट ह्यूमन लाइफ कि व्हाई डू पीपल सफर? He was ultimately we can say disturbed by the amount of suffering that he saw around himself. तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि लोग सफर क्यों करते हैं, हम सफर क्यों करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, वेल व्हाट इज द कॉज ऑफ सफरिंग? सफरिंग का कारण क्या है? तीसरा क्वेश्चन, वेल क्या हम सफरिंग को खत्म कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं? और चौथा क्वेश्चन, कैसे हम कर सकते हैं, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुद्धा पूछ रहे थे आज से 2500 साल पहले। दैट why do people suffer? What is the cause of human suffering? How can we eliminate suffering? How can we become happy? ये उस समय के क्वेश्चन थे 2500 साल पहले के। Are we not asking the same question today also? आज भी हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि why do suffer? हम सफर क्यों करते हैं? हम अपने सफरिंग को खत्म कैसे कर सकते हैं? हम एक अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं? How can we become happy? क्वेश्चन तो उस समय भी वही थे 2500 साल पहले, क्वेश्चन आज भी वही हैं। तो एथिकल क्वेश्चन कभी बदलते नहीं है। जस्ट थिंक फॉर ए मोमेंट, आज से करीब करीब 2200 ईयर्स एगो एंशियंट ग्रीस में, हम वहां की भी बात करेंगे अपने क्लास में आगे। एंशियंट ग्रीस में एरिस्टोटल एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफर थे, उनकी आइडियाज को भी हम डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में। तो एरिस्टोटल वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज ए गुड लाइफ? एक अच्छा जीवन क्या है? हाउ टू लिव ए गुड लाइफ? एक अच्छा जीवन कैसे जिए? सो 2500 साल पहले, करीब करीब 2200 साल पहले एरिस्टोटल इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। क्या आज हम वही क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं? आर वी नॉट आस्किंग द सेम क्वेश्चन टुडे? व्हाट इज ए गुड लाइफ? हाउ टू लिव ए गुड लाइफ? तो इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है यहाँ पर कि एथिकल क्वेश्चंस, यही सब एथिकल क्वेश्चन है कि एक हम सफरिंग क्यों, हम सफर क्यों करते हैं, हम हैप्पी कैसे रह सकते हैं, एक अच्छा जीवन क्या है, हाउ टू लीड ए गुड लाइफ। सो एथिकल क्वेश्चंस कभी बदलते नहीं है, एथिकल क्वेश्चंस वही रहते हैं, सिर्फ उसके लैंग्वेज बदल जाते हैं, सिर्फ उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। तो बुद्धा ने जिस लैंग्वेज का यूज किया था, शायद एरिस्टोटल ने जिस लैंग्वेज का यूज किया था, शायद वो लैंग्वेज आज थोड़ा सा बदल जाएगा। हमारे लैंग्वेजेस चेंज हो चुके हैं कुछ नहीं। तो एथिकल क्वेश्चंस कभी नहीं बदलते हैं, एथिकल आंसर्स भी कभी नहीं बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए अगर हम एरिस्टोटल की बात करें, अगर हम, तो आज से 2500 साल पहले, 2200 साल पहले करीब, एरिस्टोटल ने बहुत सारे थ्योरीज दिए थे। एरिस्टोटल ने कैसे थ्योरी ऑफ फिजिक्स भी दिया था, उसने थ्योरी ऑफ बायोलॉजी भी दिया था, उसने थ्योरी ऑफ सोसाइटी भी दिया था, बहुत सारे थ्योरीज दिए थे एरिस्टोटल ने। लेकिन उन सब सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बदल गए हैं। तो आज हम फिजिक्स के क्लास में या बायोलॉजी के क्लास में एरिस्टोटल को नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसका थ्योरी एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा भी जानता है कि फिजिक्स में और बायोलॉजी में एरिस्टोटल गलत था। उसके बारे में कोई डिस्कशन होने की जरूरत नहीं है, वो प्रूवन है, वो एक कैसे सिद्ध किया हुआ तथ्य है वो, कि वो खत्म है, वो आंसर्स उसके गलत हैं। लेकिन एथिक्स में उसके क्वेश्चंस अभी भी वैलिड हैं। तो फिजिक्स के क्वेश्चन बदल जाते हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस बदल जाते हैं, लेकिन एथिक्स के क्वेश्चंस वही रहते हैं।
तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि हमारे एथिकल क्वेश्चंस बदलते नहीं हैं। एक बार एथिक्स को समझ गए हम, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम गारंटी ले सकते हैं, वी कैन गारंटी दैट वी शुड बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली बदलते नहीं है, सिर्फ उसका इंटरप्रिटेशन बदलेगा, उसका लैंग्वेज बदलेगा, उसके फॉर्म बदलेंगे, उसका स्वरूप बदलेगा। तो इस सेंस में एथिक्स इन सारे सब्जेक्ट से बहुत ही अलग है। एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इन सारे सब्जेक्ट में, बाकी वाले सब्जेक्ट में, वेल आफ्टर स्टडीइंग अ लॉट यू नीड टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। हमें अपडेट करते रहना होगा बाकी सब्जेक्ट में। इकोनॉमी में मान लो, सपोज योर इकोनॉमी क्लासेस आर ओवर, देन आफ्टर सपोज नेक्स्ट ईयर बजट कम्स, अगर बजट आती है नेक्स्ट ईयर, देन यू हैव टू स्टडी बजट वंस अगेन। यू कैन नॉट सिंपली से दैट हमारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट, वी विल नॉट स्टडी एनीथिंग। सो और सब सब्जेक्ट में तुम्हें अपने आप को अपडेट करते रहना होगा, नई इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, नई नॉलेज चाहिए होता है। तो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। एथिक्स में वो भी जरूरत नहीं है, एथिक्स में हमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। एथिक्स में एक बार अगर हमें समझ में आ गया वेल कि एथिकल क्वेश्चंस क्या है, तो उसके बाद हमें नई चीजें सीखने की बहुत जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एथिकल क्वेश्चन के साथ साथ एथिकल आंसर्स भी नहीं बदलते हैं। एथिकल क्वेश्चन तो रहते हैं वही, वो नहीं बदलते हैं, लेकिन एथिकल आंसर्स भी नहीं बदलते हैं। तो आज से 2500 साल पहले बुद्धा ने जो आंसर दिया था, वेल वो आंसर अभी भी हमारे लिए उतना ही वैलिड है जितना उनके समय में था। एरिस्टोटल ने जो एक कंसेप्शन क्रिएट किया था, व्हाट इज अ गुड लाइफ, वो कंसेप्शन अभी भी हमारे लिए उतना ही वैलिड है जितना आज से 2200 साल पहले था। तो एथिकल क्वेश्चंस भी नहीं बदलते हैं और एथिकल आंसर्स भी नहीं बदलते हैं, ना तो प्रश्न बदलते हैं ना तो उत्तर बदलते हैं। तो ये एथिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इसमें वेल बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं, अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं होती। एक बार अगर हमें समझ में आ गया कि क्वेश्चंस क्या हैं और एक बार अगर हमें समझ में आ गया कि आंसर्स क्या हैं, तो उसके बाद नई चीज पढ़ने की भी बहुत जरूरत, करंट अफेयर जरूरत है, क्योंकि उन चीजों का यूज करके हम नई चीजों को देखेंगे, समझेंगे, लेकिन जो कोर होगा एथिक्स का वो वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता है। इस सेंस में एथिक्स बहुत ही अलग सब्जेक्ट है बाकी सब सब्जेक्ट्स के तुलना में। तो इस सेंस में एथिक्स हम मान सकते हैं कि एक आसान सा सब्जेक्ट है। दिखने में लगता है एथिक्स बहुत आसान है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड भी है। फ्लिप साइड ये है कि बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस जो हमने अभी देखा है, बहुत लोग ये मानते हैं, जो एथिक्स को थोड़ा बहुत जानते हैं, वो मानते हैं कि एथिक्स में पढ़ने के लिए बहुत जरूरत है नहीं पढ़ने की, क्या करना है एथिक्स में, एथिक्स में तो हम सब जानते हैं। और ये फैक्ट भी है, एथिक्स हम सब जानते हैं कि एथिक्स का मतलब क्या है, क्या सही और क्या गलत है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, व्हाट इज अ गुड लाइफ एंड व्हाट इज अ बैड लाइफ। तो हम सब के अंदर वो कंसेप्शन होता है कि क्या सही और क्या गलत है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, कि एक अच्छा जीवन क्या है और एक अच्छा जीवन नहीं क्या है। इसके बारे में सब कुछ कंसेप्शन तो हम सबके अंदर होता है। इसीलिए अब देखने में ऐसा लगता है कि एथिक्स बहुत ही आसान पेपर है। इफ यू लुक एट द क्वेश्चन पेपर ऑफ एथिक्स पेपर इन द प्रीवियस ईयर्स, हैव यू सीन द क्वेश्चन पेपर ऑफ लास्ट फ्यू ईयर्स? अगर हम पिछले साल के क्वेश्चंस को देखेंगे अगर, तो तुम्हें लगेगा कि अगर तुम कोई क्लास तुमने अटेंड नहीं किया है, कोई किताब नहीं पढ़ा है, तब भी वेल एटलीस्ट यू कैन राइट सम आंसर। यू आस्क एनीबॉडी, टेक अ क्वेश्चन पेपर ऑफ एथिक्स, किसी भी एक एजुकेटेड व्यक्ति के पास जाओ, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, योर एल्डर्स, योर अंकल, किसी के पास जाओ, उनसे कहो कि ये हमारा पेपर है, इसके आंसर आप लिख सकते हैं। चांसेस आर हाई दैट ही विल से यस, कुछ तो लिख ही देंगे हम, क्योंकि एथिक्स के बारे में हम सब कुछ ना कुछ जानते ही हैं। हमें अपने बारे में तो पता ही है कि हम कौन हैं, हम अपने डिसीजंस तो लेते ही हैं। तो एथिक्स ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं। अगर हम नहीं जानते होते, अगर तुम्हारी अगर इफ यू टॉक अबाउट यू, if you did not know ethics, then perhaps you would not be in this classroom maybe. अगर एथिक्स नहीं जानते होते शायद इस क्लासरूम में तुम नहीं होते। कहाँ होते तुम? वेल मे बी जेल में। नहीं, तुम अभी इस क्लास में हो 21 साल की उम्र में, जहां पर एक अच्छा जीवन अभी तक जिया है मोर और लेस तुमने, और यू आर एक्सपेक्टिंग टू लिव ए ग्रैंड लाइफ आफ्टर दैट, बिकमिंग ए सिविल सर्वेंट फॉर एग्जाम्पल। तो तुम ऑलरेडी एथिक्स जानते हो, तुमने एक नॉर्मल एक अच्छा लाइफ तो जिया ही है अभी तक। नहीं तो एथिक्स काफी हद तक हमें पता है, हम जानते हैं एथिक्स को। इसलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जब मैं किसी से कहता हूं, व्हेन आई से दिस टू समवन, सम ऑफ माय फ्रेंड्स जो यूपीएससी के फील्ड के बाहर के हैं, कि आई टीच एथिक्स टू माय स्टूडेंट्स, देन दे समटाइम्स लाफ एट मी, व्हाट डू यू टीच इन एथिक्स? एथिक्स में पढ़ाने के लिए है क्या? क्या तुम्हें अपने बच्चों को ये बताते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, डोंट लाई, स्पीक ट्रूथ ऑलवेज, कीप योर प्रॉमिस, डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, डोंट किल पीपल और हेल्प पीपल व्हेन दे नीड योर हेल्प? नहीं, तो यही तो एथिक्स है। तो क्या ये चीजें तुम्हें पढ़ाने की जरूरत है? डू आई नीड टू टीच यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स?
ऑफ कोर्स नॉट, ये सबको पता है, एक छोटा बच्चा भी जानता है इन चीज़ों को, स्कूल के बच्चा भी जानता है इन चीज़ों को काफ़ी हद तक। तो एथिक्स ऐसी चीज़ है जो लोग मानते हैं कि वो हमारे अंदर की चीज़ है, उसे हम उसे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम बताऊंगा यहाँ पर कि एथिक्स एक्चुअल में सिखाता भी नहीं हूँ, वेल एथिक्स सिखाना तुम्हारा जीवन सिखाएगा तुम्हें, हम कुछ और सिखाते हैं इस क्लास में, जो भी मैं बताऊंगा अभी आगे हम क्या करेंगे इस क्लास में। तो बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एथिक्स में तुम पढ़ाते हो, एथिक्स में पढ़ाने के लिए है क्या? तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एथिक्स में पढ़ाने के लिए है क्या, क्योंकि एथिक्स हम जानते हैं सब कुछ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है कि एथिक्स तो हम जानते ही हैं, इसमें पढ़ने की जरूरत क्या है, वो इग्नोर करने लगते हैं एथिक्स को। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड है, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम देखेंगे अभी, एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिख तो दोगे सब कुछ तुम। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं, जब एग्जाम के बाद वो बाहर आते हैं, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे टेल मी सर आई हैव डन वेरी वेल, आई हैव रिटन ऑल द आंसर्स, कुछ भी छूटा नहीं है हमसे। तो ये दूसरे पेपर में ऐसा नहीं होगा। इन ऑल अदर पेपर, इन योर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कुछ आता है तो तुम लिख दोगे ऑफ कोर्स, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आता है आंसर, इफ यू डू नॉट नो द आंसर, यू विल नॉट बी एबल टू राइट योर आंसर। ऑफ कोर्स नहीं आता है तो कैसे लिखोगे तुम? तो यू मे नॉट बी एबल टू राइट योर आंसर। एथिक्स में ये सेकेंड सिनेरियो, दैट यू डू नॉट नो द आंसर टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, वुड नॉट अराइज। एथिकल आंसर सबको कुछ ना कुछ होता है, कुछ तो कुछ हम लिख ही देंगे उसमें, नहीं। तो इस सेंस में लगता है एथिक्स बहुत ही आसान है, एथिक्स को करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ्लिप साइड है। फ्लिप साइड इसका ये है कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन स्पाइट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग, ऑल द आंसर्स, जैसा मैंने बताया, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मेरे पास आते हैं, कहते हैं सर मैंने सारा आंसर्स लिख दिया, बहुत अच्छे सेटिस्फाइड हैं, बहुत खुश हैं अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन जब मार्क्स आता है तो दे गेट एज लेस एज 25 मार्क्स, एज लेस एज 25 मार्क्स आउट ऑफ 250। नो अदर पेपर विल गिव यू दैट लेस। अगर तुमने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, अगर तुम मेंस लिख रहे हो, तो इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कुछ तो नंबर आ ही जाएंगे, 50, 60, 70, 80 नंबर तो आ ही जाएंगे। एथिक्स में ये संभव है कि इन स्पाइट ऑफ राइटिंग एवरीथिंग यू माइट गेट एज लेस एज 25 मार्क्स। तो इस सेंस में एथिक्स एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट भी हो सकता है। ये हमें एक इल्यूजन देता है कि हमें आता है और हम इसको इग्नोर कर देते हैं और उसके कारण हमारे मार्क्स काफी कम आते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज है एथिक्स में कि एथिक्स को अगर ठीक से पढ़ा जाए, एथिक्स को समझा जाए, मैंने जैसे कहा एथिक्स के क्वेश्चन बदलते नहीं है, लेकिन उन क्वेश्चन को समझना होगा। वो क्वेश्चंस हैं क्या जो एथिक्स के कोर को क्रिएट करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो एथिक्स के क्वेश्चन समझना होगा, एथिक्स के आंसर्स को भी अच्छे से समझना होगा हमें कि वो क्या आंसर्स हैं जो एथिकल क्वेश्चंस को सेटिस्फैक्टरीली आंसर कर पाते हैं। तो अगर हम उन आंसर्स को अच्छे तरीके से समझें और अगर उन आंसर्स को एक अच्छे तरीके से हम रिप्रेजेंट कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, लिख पाए, अगर एक उस तरह से जैसा एक प्रोस्पेक्टिव सिविल सर्वेंट को समझना चाहिए, तो ये संभव है। मैं मानता हूं ये संभव है, मैं देखा है मैंने, ये संभव है कि एथिक्स में you might get as high as 150 marks. Many of my students have got as high 150, 155, 160 also. So no other, किसी और पेपर में कितना भी अच्छा तुम तैयारी कर लो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, पॉलिटी, तो it is next to impossible for you to score 150 marks. In ethics, it is not only possible, but it is very easy to score that much marks. सो एथिक्स में ज्यादा हाई मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो मैं ये मानता हूं, हम देखेंगे अभी, मैं ये मानता हूं कि रेंज ऑफ मार्क्स दैट यू कैन गेट इन एथिक्स फॉर मिनिमम टू मैक्सिमम इज वाइडेस्ट इन एथिक्स। नो अदर पेपर कैन गिव यू एज लेस एज दिस एंड नो अदर पेपर कैन गिव यू एज मच एज दैट ऑल्सो। तो एथिक्स में, इस सेंस में एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अगर एथिक्स किया जाए, और हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम इस एंड से इस एंड तक मूव करें। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि क्या कंडीशंस तुम्हें फुलफिल करनी चाहिए इस एंड से उस एंड तक मूव करने के लिए। लेकिन एथिक्स में ये बहुत आसान है, तो एथिक्स में बहुत ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं। और एक और अच्छी बात है कि एथिक्स में इतने मार्क्स लाने के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो एथिक्स में जस्ट थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा सोचने की जरूरत है और थोड़ा सा अपने आप को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करने की जरूरत है। तो अगर तुम वो कर पाए जो हमारा रिक्वायरमेंट है, तो बहुत कम स्टडी करके, बहुत कम अध्ययन करके, पढ़ाई करके हम उसमें 150 160 मार्क्स तक अचीव कर सकते हैं। तो मैं मानता हूं एथिक्स पेपर में द मार्क्स दैट यू कैन गेट, रेशियो ऑफ मार्क्स दैट यू कैन गेट वर्सेस एफर्ट दैट यू हैव टू पुट,
कितना मेहनत करना है और कितना मार्क्स मिलेंगे वो सबसे पॉजिटिव एथिक्स में है। एथिक्स में सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा मार्क्स लाया जा सकता है। दूसरे सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत पढ़ना होगा, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। एथिक्स में बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। So that is the importance of ethics, that is the beauty of ethics in a way. इस सेंस में ethics can play a very important role in your success in the UPSC exam. So ethics में बहुत आसानी से you can have an edge over other paper by up to 50 marks. 40-50 नंबर एक्स्ट्रा आ सकते हैं एथिक्स में। और यूपीएससी एग्जाम में तुम्हें पता है कि 1-2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ 40 नंबर का 50 नंबर का आ सकता है डिफरेंस। तो एथिक्स में इतना मार्क्स लाया जा सकता है। एसए एक और ऐसा पेपर है जहां पर इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो एसए में भी इतना ला सकते हैं। इसलिए मैंने एसए को इस कैटेगराइजेशन में कहा, एसए इज क्लोजर टू एथिक्स नाउ। तो एसए में भी इतना मार्क्स लाया जा सकता है, 150, 160 ऑल्सो। एंड एसए तुम देखो, अगर तुम एसए का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो एसए हैज बिकम मोर और लेस एथिक्स नाउडेज। ऑलमोस्ट आधे एसए एथिक्स से रिलेटेड आएंगे हमें। तो अपने क्लास में हम देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो हम डिस्कस करेंगे एथिक्स में, वेल एज इट इज वो तुम्हारे एसए में भी यूज होंगे। तो एथिक्स और एसए एक ऐसा पेपर है जहां पर आसानी से दूसरे पेपर के कंपैरिजन में यू कैन स्कोर वेल 30-40 मार्क्स ईच, 50-60-70 marks you can extra get in these two papers. So in this sense, ethics is a very important paper. Ethics will play a very important role in your success in the UPSC exam. So इस इल्यूजन में नहीं रहना है हमें कि एथिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। एथिक्स एथिक्स में तैयारी करने की जरूरत है। बिना अच्छे से तैयारी किए हुए हम एथिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। लिख तो देंगे हम कुछ ना कुछ, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स हम नहीं ला पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना है एथिक्स के अंदर। तो दैट इज अबाउट एथिक्स। इन सब चीजों को अगर देखेंगे तो एथिक्स, जैसा कि मैंने अभी देखा था, एथिक्स इज मोर अबाउट वेल यू एज एन इंडिविजुअल। इन दिस सेंस आई बिलीव दैट एथिक्स इज क्लोजर टू द इंटरव्यू रादर देन द रिटन एग्जाम। हमारे एग्जाम को अगर पूरे पैटर्न को देखें तो बाकी सारे पेपर रिटन एग्जाम है, लेकिन एथिक्स बाय इट्स फोकस, बाय इट्स ओरिएंटेशन, बाय इट्स रिक्वायरमेंट, एथिक्स इज मच क्लोजर टू इंटरव्यू। तो मैं ये मानता हूं आज से करीब 10-12 साल पहले जब यूपीएससी ने एथिक्स पेपर को इंट्रोड्यूस किया तो यूपीएससी ने क्या किया, उन्हें इंटरव्यू को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का इंटरव्यू की एक पार्ट को उन्होंने रिटन में डाल दिया और इंटरव्यू के दूसरे पार्ट को इंटरव्यू में रहने दिया। तो ये एथिक्स है, एक इंटरव्यू जैसा है, क्योंकि इंटरव्यू में भी तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुम कौन हो, तुम क्या सोचते हो। एंड एथिक्स में भी ये पूछा जाएगा, तुम कौन हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या समझते हो। तो ये एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये इंटरव्यू के पास है, रिटन एग्जाम से थोड़ा दूर है ये एथिक्स पेपर इस सेंस में। तो ये इंपॉर्टेंस है एथिक्स का हमारे इस पूरे प्रिपरेशन में, इस पूरे यूपीएससी के एग्जाम में। अगर हम देखें पूरे एथिक्स का क्या रिक्वायरमेंट, एथिक्स क्या चाहती है हमसे। रिमेंबर, हमें बहुत पढ़ना नहीं है इसमें, लेकिन एथिक्स चाहती क्या है हमसे। एथिक्स में हम ये कहेंगे कि पूरा एथिक्स को अगर एक वर्ड में मुझे समराइज करने के लिए कहा जाए, that पूरा ethics क्या है, what is it that we require in ethics paper. So in one single word I can summarize the whole of ethics, that only thing that ethics requires from us is the ये वर्ड। एथिक्स को हम लोग समराइज कर सकते हैं पूरी तरह से इस एक सिंगल वर्ड में, थिंक। सो एथिक्स ये कहता है कि जब भी हम कुछ करें अपने लाइफ में तो करने से पहले फॉर ए मोमेंट थिंक व्हाट आर यू डूइंग। एक बार अगर तुमने सोच लिया कि हम क्या कर रहे हैं तो परहैप्स यू फुलफिल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स, थिंक। नाउ अगर हम थिंकिंग की बात करें, देन थिंकिंग इज नॉट अ वेरी कैन से कॉमन थिंग, यूजुअल थिंग दैट वी ऑफन डू। हम सबके अंदर ये इल्यूजन होता है, हम ये मानते हैं वी थिंक अ लॉट, हम सोचते बहुत है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि थिंकिंग एक बहुत ही रेयर, बहुत ही अनकॉमन चीज है हमारे लाइफ में। मुझे एक बहुत अच्छा कोटेशन याद आता है इसके सेंस में, from the person like you can say G.B. Shaw, perhaps George Bernard Shaw, one of my favorite author. He had said long ago that you can say 2%, think of it, according to G.B. Shaw, 2% people actually think. 2% लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, सिर्फ 2% लोग। 2% people actually think. 3% people think that they think. So 2-3% ऐसे लोग जो सोचते तो नहीं, लेकिन वो सोचते हैं कि वो सोचते हैं, they think that they think. And 95% people would rather die than to think. So 95% लोग, if given a choice, given an option,
then 95% people will prefer to die rather than to think. So that is the difficulty of, can say, thinking in general. हम देखेंगे इन तीनों तरह के लोग क्या होते हैं ये लोग अभी थोड़ी देर में. But thinking is not that common as people believe. सो एथिक्स में हम ये देखना है पहले कि थिंकिंग है क्या, हम कब सोचते हैं, हमारी थिंकिंग क्या होती है, होनी चाहिए. नॉट ओनली व्हाट यू थिंक बट व्हाट अदर पीपल थिंक. मुझे ये भी देखना होगा हमें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, और अगर वो कुछ और सोचते हैं तो वो क्यों कुछ और सोचते हैं, हम अगर कुछ सोचते हैं तो हम क्यों सोचते हैं. तो ये सारी चीजों को समझना एथिक्स का एक इंपॉर्टेंट पर्पस होता है. तो दैट इज द आइडिया ऑफ एथिक्स. इस टॉपिक पर हम एक बार फिर से आएंगे अभी थोड़ी देर में. दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ एथिक्स इन अ वे. तो एक ब्रीफली हम कहें तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन, एथिक्स क्या है, एथिक्स किस तरह से बाकी चीजों से डिफरेंट है. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एथिक्स का हमारा सिलेबस क्या, एथिक्स में हमें करना क्या है, पूरा ओवरऑल हमारा सिलेबस क्या हमसे रिक्वायर करता है, क्या हमसे डिमांड करता है, हमें क्या करना होगा इसके लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे थोड़ा सा एक डिस्कशन सिलेबस का, यूपीएससी के सिलेबस का. तो अगेन जीएस पेपर 4 एथिक्स का सिलेबस, इससे हमको पता चलेगा कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव एक अंडरस्टैंडिंग, कैसे हम इस, क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस का रिक्वायरमेंट है, क्या इसका डिमांड है, और हाउ इज इट दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर सिलेबस. क्योंकि हम अपने सिलेबस को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो द वे यूपीएससी हैज गिवन इट्स सिलेबस. तो अगर हम यूपीएससी के सिलेबस को देखो, आई होप तुमने देखा होगा सिलेबस यूपीएससी का. तो अगर तुम यूपीएससी के सिलेबस को देखो देन यू विल फाइंड दैट देयर आर 5, 6 और 7 चैप्टर्स आर देयर. हम अपने क्लास में इन चैप्टर वाइज अप्रोच नहीं फॉलो करेंगे. हम अपनी क्लास में ये नहीं देखेंगे कि चैप्टर 1 टॉपिक 1 टॉपिक 2, नहीं, वो एक बहुत ही बचकाना, एक चाइल्डिश वे हो जाएगा पढ़ने का. वी आर नॉट चिल्ड्रन, वी आर एडल्ट्स एंड वी आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट हियर. तो हम उस तरह से फॉलो नहीं करेंगे चैप्टर 1 टॉपिक 2 ऐसा. हम एक अलग तरीके से अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करेंगे. कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे? वेल, हम करेंगे सारे द होल सिलेबस, वी विल टेक ऑल एवरी पार्ट ऑफ सिलेबस टुगेदर, उसको एक कंटेनर में रख देंगे और कंटेनर को शफल करेंगे. और शफल करने के बाद वी विल डिवाइड आवर सिलेबस इनटू लॉजिकल सेगमेंट्स रादर देन क्रोनोलॉजिकल सेगमेंट दैट इज गिवन इन योर सिलेबस. तो हम देखेंगे कि लॉजिकली हमारे सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है. लॉजिकली तो हमारे सिलेबस के 3 पार्ट होंगे. इन तीनों पार्ट को हम थोड़ा सा देखेंगे, ये तीनों पार्ट्स हैं क्या और इनका रिक्वायरमेंट क्या है, इनका डिमांड क्या है. और ये तीनों पार्ट हैं सिलेबस के, जैसा कि हम देखेंगे अभी. द 3 पार्ट्स ऑफ द सिलेबस हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट subjects of study that is normally done in the college or universities. So what UPSC has done, that they have taken ideas from various branches of knowledge, various subjects, and they have, well, combined them together to frame a beautiful syllabus for us. हम देखेंगे उस सिलेबस का ब्यूटी क्या है, कितना अच्छा सिलेबस है, कितना लॉजिकल हमारा सिलेबस है, वो हम अभी देखेंगे. तो let us see these 3 parts of our syllabus here. Now, first part of our syllabus that comes from the field of philosophy. So, first major part of our syllabus comes from the field of philosophy. Now, philosophy, we all know, हम सब जानते हैं कि philosophy is the oldest branch of knowledge. Knowledge began with philosophy. Knowledge philosophy से ही begin होता है. जिस समय, since the time, maybe thousands of years ago, maybe, since the time when human being started thinking what life is, what nature is, how to live a life, etc., that was the time when philosophy was born. तो जब हम सोचना शुरू करते हैं तो वहीं से philosophy स्टार्ट हो जाता है. Well, and सोचना हमारा thousands of years से चल रहा है as a human race, as a human species. तो philosophy is the beginning of all the knowledge. Not only that, हम ये भी मानते हैं कि philosophy is the end of all the knowledge. Every knowledge ultimately becomes philosophy. Just think of it. What is the highest degree that you can get in a university, in any subject? Well, the highest degree, even in physics or chemistry maybe, well, the highest degree that you can get in a university is the PhD. PhD is what? Doctorate in philosophy. So at one point of time, even physics, chemistry or mathematics becomes philosophy. So knowledge philosophy से start होता है, knowledge philosophy से end होता है. बीच में अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं. वो डिविजन कैसे होते हैं वो भी हम देखेंगे किसी क्लास में बाद में. So philosophy is the oldest branch of knowledge and it is the ultimate knowledge also. Knowledge begins with philosophy and knowledge ends with philosophy also.
That is how we understand philosophy. Now in philosophy, we will not discuss the whole of philosophy again. हमारा ऑप्शनल नहीं करना है हमें philosophy का. In philosophy, we will study a very important branch of philosophy that is called ethics. फिलोसफी के और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एस्थेटिक्स, अप्लाइड फिलोसफी, बहुत सारे अदर ब्रांचेस भी हैं. लेकिन आउट ऑफ ऑल द अदर ब्रांचेस वी विल स्टडी बेसिकली, हमारा कोर्स बेसिकली एथिक्स से रिलेटेड है. तो एथिक्स यहाँ पर हम जो देखेंगे यहाँ, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, एन इंपॉर्टेंट सब ब्रांच ऑफ फिलोसफी. तो हम वी विल नॉट स्टडी मेटाफिजिक्स इन आवर क्लास, वो नहीं करना है हमें. एस्थेटिक्स नहीं करना है हमें. लॉजिक नहीं करना है हमें. लॉजिक का कुछ पार्ट शायद तुम सी सेट के क्लास में करोगे, बट यहाँ हमें लॉजिक नहीं करना है. हम थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजी करेंगे एक क्लास में. हम देखेंगे आगे क्लास में, एक आधे घंटे का शायद हम एक किसी कंटेक्स्ट में हम एपिस्टेमोलॉजी की स्टडी करेंगे, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एथिकल थ्योरी में इसका एक रोल है. हम देखेंगे उस रोल को आगे की क्लास में. तो हम थोड़ा सा एपिस्टेमोलॉजी करेंगे, मे बी आधा पौन घंटे के लिए. बट एक्सेप्ट फॉर दैट हमारा कोर्स बेसिकली एथिक्स से ही रिलेटेड होगा. तो फिलॉसफी में हम मेनली एथिक्स पढ़ेंगे, एंड उसके साथ साथ वी विल स्टडी अ लिटिल ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो. एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे. अगेन, जब मैं पॉलिटिक्स कहता हूं तो आई डोंट मीन द पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस एंड बीजेपी एंड द इलेक्शंस इन द कंट्री एंड ऑल. नहीं, वो पॉलिटिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं. पॉलिटिक्स का मतलब क्या हुआ यहां पर? पॉलिटिक्स का मतलब हुआ फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस. तो जब भी हम किसी कंट्री में, जब भी किसी देश में हम एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बनाते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं हम, तो वो ऐसे वैक्यूम से नहीं आता, हवा में नहीं बनता है वो. उसके पीछे एक फिलोसफिकल बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे एक फिलोसफिकल बेसिस होता है. तो इन पॉलिटिक्स वी विल स्टडी दैट फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस. तुम्हारे सिलेबस में, इफ यू लुक एट योर सिलेबस ऑफ यूपीएससी एग्जाम, एक पूरा टॉपिक है दैट फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस. तो ये हम पॉलिटिक्स, उसको हम पॉलिटिक्स कहेंगे. क्योंकि अगर हम अपने कंट्री को देखें तो हमारे कंट्री में हमारा गवर्नेंस किससे रूल होता है? बाय कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, विच यू विल स्टडी इन द पॉलिटी क्लासेस, उसके पीछे कुछ न कुछ एथिकल प्रिंसिपल है हमेशा. तो उन एथिकल प्रिंसिपल्स को समझना एक काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं. तो दैट इज हाउ इट. सो हम एक काफी कुछ एथिक्स पढ़ेंगे अपनी क्लास में, और हम कुछ पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे. तो फिलॉसफी में ये दो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा एथिक्स एंड थोड़ा सा अ लिटिल पॉलिटिक्स. हर एथिकल थ्योरी के साथ हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी पढ़ेंगे वहां पर. नाउ अगर हम एथिक्स की बात करें, अगर हम एथिक्स का डिटेल करेंगे अगले क्लास से, तो एथिक्स की बात करें, एथिक्स इज बेसिकली अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग. तो जब भी तुम सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग के बारे में सोचते हो, देन अल्टीमेटली यू आर डूइंग एथिक्स. तो एथिक्स इज बेसिकली अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, एटसेट्रा. तो अगर हम राइट एंड रॉन्ग का डिसीजन अपने लाइफ में लेते हैं, अगर मुझे क्या लगता है सही और गलत है, व्हाट डू यू थिंक इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू, देन वी आर डूइंग एथिक्स मे बी. But when we apply the same idea of right and wrong into the political system, then that becomes politics. Idea वही है right and wrong का, लेकिन जब हम पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप के साथ हम अप्लाई करेंगे उसको, तो वो पर्सनल लाइफ हो जाएगा, एथिक्स हो जाएगा. और उसी को थोड़ा सा वाइड बनाकर हम एक पूरे सोसाइटी में अप्लाई करेंगे, तो दैट विल बी समथिंग लाइक एथिक्स इन अ वे. सो ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना, क्योंकि एथिकल पॉलिटिक्स के बिहाइंड, के पीछे का जो एथिक्स है वो बहुत जरूरी है समझना. यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बिना यू विल नॉट बी एबल टू लिव अ पब्लिक लाइफ प्रॉपरली, एंड यू विल नॉट बी एबल टू बिकम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो. ऑफ कोर्स you must know the constitution of India, but along with that you must also know the moral principles behind your constitution. We call that as constitutional morality. तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझना एक बात है, वो पॉलिटी हो जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को समझना वो यहाँ का पॉलिटिक्स होगा. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे अपने क्लास में, आर्टिकल्स 1, 2, 3 और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हम नहीं करेंगे, वो पॉलिटी क्लास में होगा तुम्हारा. लेकिन इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के पीछे का जो एथिकल प्रिंसिपल है वो हम कहीं ना कहीं अपने क्लास में करेंगे, तो वो हो जाएगा एथिक्स. तो हम एथिक्स बहुत पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स थोड़ा पढ़ेंगे. राइट एंड रॉन्ग हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे प्रोफेशनल जीवन में, और फाइनली हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नेंस सिस्टम में. तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे सिलेबस का, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, वेल दैट कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ
दैट कम्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बारे में पता होगा तुम लोगों को, साइकोलॉजी इज ए कंपैरेटिवली न्यू सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी हैज बीन एग्जिस्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट जस्ट फॉर द लास्ट 155 ईयर्स और सो। अगर हिस्टोरिकली देखें, देन इट वाज इन 1869 that for the first time psychology was separated from philosophy and established as a new branch of knowledge at the University of Leipzig in Germany. So उससे पहले 1869 से पहले psychology was also a branch of philosophy. Just as ethics और metaphysics और epistemology philosophy का branch है, psychology भी philosophy का ही एक branch हुआ करता था। तो जितने भी पहले वाले फिलोसफर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एरिस्टोटल इन ग्रीस, वेस्टर्न वर्ल्ड, और भी मिडिल जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं लाइक इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेविड ह्यूम, ये सारे साइकोलॉजिस्ट भी थे। लेकिन अगले पिछले 150-55 सालों से साइकोलॉजी हैज बीन एग्जिस्टिंग एज ए न्यू साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये साइकोलॉजी का हिस्ट्री है। और इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी particularly for the last 60-65 years, starting from 1960, 1960 के बाद बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं साइकोलॉजी के फील्ड में जिन्होंने हमें ह्यूमन लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, ह्यूमन लाइफ के बारे में एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन देते हैं कि ह्यूमन लाइफ है क्या, हाउ टू लिव ए गुड लाइफ एंड व्हाट इज अ गुड लाइफ, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज सफरिंग, व्हाट इज सैडनेस. So what is success? What is failure? Why do people succeed? Why do people fail? What makes people happy? What is a good life? What is a bad life? How to live a good life? How to avoid living a bad life? तो इन सब सारी चीज़ों को, जो हमारे एथिक्स का डोमेन था पहले, a lot of research has been done in the field of psychology. उसके बारे में बहुत सारा नॉलेज हम लोगों ने गेन किया है पिछले 50, 60, 70 सालों में। तो साइकोलॉजी में हम उन नए रिसर्च की बात करेंगे। तो साइकोलॉजी में हम देखेंगे बाद में, साइकोलॉजी इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेम थिंग दैट वाज डन अर्लियर फिलोसॉफिकली। तो फिलोसफी पार्ट में हम आइडियाज को देखेंगे, आइडियाज को मैनिपुलेट करेंगे अपने माइंड में, हम क्या सोचते हैं सही और गलत के बारे में, अच्छे लाइफ और बुरे लाइफ के बारे में। और इन साइकोलॉजी उन्हीं चीजों को हम साइंटिफिकली स्टडी करेंगे। इसीलिए हम आगे देखेंगे कि साइकोलॉजी पार्ट में वी विल स्टडी अ लॉट ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंट्स, इंक्लूडिंग द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं हमारे बॉडी के, हमारे अंदर, जो हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को और हमारे लाइफ को डिटरमाइन करते हैं, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मान लो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे अंदर जो हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामाइन और सीरोटोनिन और एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, और हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन, कॉर्टिसोल। तो इन सब चीज़ों का हमारे बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो हमें बहुत बार अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है, और इट मेक्स आवर लाइफ अ मिजरेबल लाइफ ऑल्सो। हमें उन सब चीज़ों को भी थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा बायोलॉजी हम नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन थोड़ा बहुत हमें वो भी देखना होगा कि किस तरह से हमारा बॉडी हमें एक अच्छे लाइफ जीने के लिए एक कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। तो इस पार्ट में हम बहुत सारे रिसर्च करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। यहाँ हम आइडियाज को मैनिपुलेट करेंगे, यहाँ पर हम रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की बात करेंगे। तो ये हमारा साइकोलॉजी होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। ना साइकोलॉजी में भी हम 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करेंगे यहाँ, द वे हमने जिस तरह से अपना सिलेबस को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जिसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में पिछले 30-35 सालों में बहुत ही रिसर्च हुए हैं। हम देखेंगे आगे की क्लास में इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या, और इसका हमारे लाइफ के ऊपर कितना बड़ा, कितना इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है, कितना इंपॉर्टेंट इसका प्रभाव होता है। तो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो काफी डिटेल से हम लोग करेंगे आगे के क्लासेस में। दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो इसमें हमें करना है, दैट विल बी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड हमारे अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें सक्सेसफुल बनाती हैं किसी भी फील्ड में। जैसे एक बार तुम सिविल सर्विस बन जाओगे तो क्या तुम्हारे अंदर वह चीज है, क्योंकि हर व्यक्ति जो सिविल सर्विस बनते हैं दे डू नॉट बिकम ए सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट। कुछ लोग होते हैं दे बिकम वेरी गुड ऑफिसर, मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम एवरेज ऑफिसर्स, एंड सम पीपल बिकम वेरी बैड ऑफिसर्स ऑल्सो। सो व्हाट इज इट दैट यू हैव इन यू राइट नाउ दैट कैन हेल्प यू टू बिकम ए गुड ऑफिसर, उसको हम एप्टीट्यूड कहेंगे। तो एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि हमारे अंदर की कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इस लायक बनाती है कि अगर हमें ट्रेनिंग दिया जाए
तो हम एक अच्छा काम कर पाए। क्योंकि ट्रेनिंग देने पर जरूरी नहीं कि सबको, सारे ऑफिसर्स को तो सेम ट्रेनिंग मिलता है, सबने सेम एग्जाम क्लियर किया हुआ है, फिर भी कुछ अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं होते हैं। तो कुछ तो है उनके अंदर जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती है या उनको फेलियर करती है, नहीं। तो एप्टीट्यूड वो चीज, हम देखेंगे कौन कौन से एप्टीट्यूड्स होते हैं सिविल सर्वेंट्स के, कौन कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर जो हमें एक अच्छा, एक सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट बनाती है, एक अच्छा ब्यूरोक्रेट बनाती है। तो एप्टीट्यूड होगा। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमें साइकोलॉजी में करना है, दैट विल बी एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज बेसिकली आवर वे ऑफ लुकिंग एट समथिंग। किसी भी चीज को हम किस तरीके से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके लिए किस तरह से हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे काफी डिटेल से कि एटीट्यूड्स क्या होते हैं एंड कैसे वो हमारे जीवन को, हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। एटीट्यूड। नेक्स्ट हम लास्ट चौथा चैप्टर जो हम करेंगे साइकोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड सोशल इन्फ्लुएंस। सोशल इन्फ्लुएंस हम देखेंगे बाद आगे की क्लास में डिटेल से कि सोशल इन्फ्लुएंस हमारा वह बिहेवियर का, हमारा वह भाग है जो किसी और से अफेक्टेड होता है। हम जानते हैं कि हमारा बहुत सारे ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हम इसलिए नहीं करते हैं कि हम चाहते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस डालते हैं, हमें इफेक्ट करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर, जो किस तरह से दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस हमें अच्छा भी बना देता है कभी कभी, और दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस कभी कभी हमें खराब भी बना देता है। एक अच्छा व्यक्ति मॉब में जाकर एक मर्डरर बन जाता है और एक मर्डरर भी एक आश्रम में जाकर एक संत बन जाता है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक अच्छे व्यक्ति को बुरा भी बना देती है और एक बुरे व्यक्ति को अच्छा भी बना देती है? तो ये हमारा सोशल इन्फ्लुएंस होता है। किस तरह से हमारा सोसाइटी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा ग्रुप, हमारा फ्रेंड सर्किल, हमारा सराउंडिंग, वो हमें कैसे इफेक्ट करता है, इसको हम लोग सोशल इन्फ्लुएंस में करेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होगा कि कैसे हम एक अच्छा सोसाइटी बनाएं, कैसे हम एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, कैसे हम एक ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी बनाएं। उसमें सोशल इन्फ्लुएंस का एक बहुत बड़ा रोल होगा जो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो साइकोलॉजी में ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हमें करना है। नाउ अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी को, तो हम मानते हैं कि फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, फिलॉसफिकल, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि फिलॉसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स एंड द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये दोनों ही फिलॉसफिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एथिक्स, दे आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन। वो एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। क्योंकि जीवन, हम मनुष्य जीवन की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों दो अलग अलग तरीका है जीवन को समझने का और जीवन को मैनेज करने का, जीवन को रेगुलेट करने का। इन दोनों में क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है? वेल, हम मानते हैं, वी बिलीव, वी एज्यूम दैट if you look at philosophical aspect of ethics, then philosophy is, again remember when I say philosophy in this class, then I actually mean ethics. Ethics की बात कर रहे हैं। तो if you look at philosophy, then philosophy is essentially about decision making. Philosophy is essentially about decision making. तो आइडिया यहां पर यह है कि जब भी हम अपने लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी हम अपने लाइफ में कोई निर्णय लेते हैं, तो आवर डिसीजन, निर्णय कैसे लेते हैं, हाउ डू यू मेक अ डिसीजन? बिफोर मेकिंग अ डिसीजन यू थिंक व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, सो दैट वी कैन टेक डिसीजंस इन फेवर ऑफ राइट एंड वी कैन अवॉइड टेकिंग डिसीजन इन फेवर ऑफ द रॉन्ग। तो जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो वी आर एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली, वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट एथिक्स। So, ethics is essentially about decision making here. So, ethics is about essentially decision making here. Now, if you look at decision making, then decision making is a very important part of human life. Well, every moment in our life, we make many decisions. So much so that some philosophers, when they try to define a human being, philosophers often try to define a human being. What does it mean to be human? मनुष्य होने का मतलब क्या है? क्या हम सिर्फ एक अलग तरह के एनिमल हैं,
दूसरे जानवरों में हम में क्या अंतर है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें यूनिक बनाती है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें अन्य जानवरों से अलग करती है। तो फिलॉसफी का एक बहुत बड़ा फोकस ये समझना होता है कि व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, व्हाट डज इट मीन टू बी अ ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन का मतलब क्या है। तो इसके लिए बहुत सारा डिफिनेशन देते हैं कि ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन टू बी ह्यूमन। एंड उसमें एक सबसे कॉमन डिफिनेशन जो दिया जाता है, हम ये कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स आर इसेंशियली अ डिसीजन मेकिंग एनिमल। तो हर मोमेंट ऑफ आवर लाइफ हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते रहते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, एक छोटा सा एग्जांपल लें। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, थिंक ऑफ इट, सोच कर देखना इसे। अकॉर्डिंग टू वन रिसर्च, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेक्स as many as 30,000 decisions every single day. A normal human being makes as many as 30,000, 30,000 decisions every single day. Now, it is not only a research here. We can actually find. Just think of it. Suppose, for example, it is at this moment it is 7 o'clock in the morning. Now, since the time you get up in the morning, in 1 hour after that, well, how many decisions you have made? Just think of it. You might have made a decision, first of all, that at what time would you get up. You might have set an alarm so that you get up on time. When the alarm, that is a decision. When alarm rings, then you made a decision to get up sometimes, or sometimes you make a decision to switch the alarm off and go back to sleep. Sometimes you get up also, ये भी तुम्हारा decision होगा. After getting up, well, you decide that you will brush your teeth, maybe, well, fresh yourself, then after have a breakfast. Breakfast में क्या खाना है, that is also a decision. After that, you might decide to come to the classroom to attend the institute here. Then again, you decide what clothes to wear. That was your decision. How to come to the classroom, by auto, by walking, by bike, whatever. That would be decision. After coming to the classroom, you sit on this chair or that chair. That would be a decision. Then after, when I say something, then you make a decision to sometimes write what I am asking you to write. Sometimes you make a decision not write also. Sometimes you make a decision to talk to your friend. Sometimes you make a decision to sit in the classroom and daydream. That would also be a decision. Just think of it. That just for last 1 hour maybe, how many decisions you have made. Well, so if you look at this way, then you find that thousands and thousands of decisions you make every day. 30,000 according to one estimate. That a normal human being makes as many as 30,000 decisions every single day. Now, out of most of these decisions, well, most of these decisions are very trivial decisions, simple decisions. Well, like for example, wear this cloth or that cloth, to sit on this chair or that chair, to study this subject or that subject, to eat, you can say this thing on breakfast or that thing in breakfast. So normally you can say our decisions are very simple decision, trivial decision, day-to-day decisions, about which we don't even think कि हम decision ले रहे हैं. We simply do that. But there are some decisions which are very profound decisions, which are very important decisions of life. For example, academic decision. Which subject to study? Well, which teacher to go? Which book to consult? These are the important academic decisions. They will have significant impact on your life, the way you live your life. Academic decisions एक बहुत important decision होगा. Second important decision, professional decision. That which profession to choose as your career choice. Well, and once you make a career choice, then after how to proceed in a career. अगर कोई केस आता है तुम्हारे सामने में, उस केस को कैसे हैंडल करें. अलग अलग ऑफिसर्स अलग अलग तरीके से उसी केस को हैंडल करते हैं. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा जो डिटरमाइन करेगा कि तुम अपने लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो या नहीं हो. हम देखेंगे आगे क्लास में कि कैरियर चॉइस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो. बहुत लोग गलत कैरियर चॉइस कर लेते हैं, उसके कारण वेल उनका पूरा जिंदगी परेशान रहते हैं उसके कारण. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अच्छे कैरियर चॉइस को, अच्छे प्रोफेशनल चॉइस को करने में मदद करती है. एथिक्स वहां काम आएगा. सो प्रोफेशनल चॉइस डिसीजन, सेकंड टाइप का डिसीजन हुआ. एक तीसरा डिसीजन होता है जो बहुत प्रोफाउंड होता है, दैट इज आवर रिलेशनशिप रिलेटेड डिसीजन. whom to make friendship with, whom to marry, which relationship to give priority. कुछ लोग होते हैं अपने फैमिली रिलेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, कुछ लोग अपने कलीग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं वर्क प्लेस में, कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. तो किस रिलेशनशिप को तुम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, कौन तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन तुम्हारे लिए कम इंपॉर्टेंट है, वो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा. दैट विल हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द वे यू लीड योर लाइफ, यू लिव योर लाइफ. तो ये सब डिसीजंस होते हैं एकेडमिक डिसीजंस नंबर 1, प्रोफेशनल डिसीजन नंबर 2 एंड
the relationship related decisions, number 3. So they have a very profound and very significant impact on the way we live our life. So that is the decision making. So the idea is that normally every single day we make that many decisions, 30,000 times decision, and every time when you make a decision, then ethics is somehow involved. So just think of it, how many times you encounter ethics in your life. तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन एथिक्स तो है तुम्हारे साथ. तुम जानते हो या नहीं जानते हो, अवेयर हो या नहीं अवेयर हो, तुम्हें पता है या नहीं पता है, लेकिन एथिक्स तो तुम्हारे साथ है और तुम एथिक्स का यूज करते हो, हर मोमेंट में करते हो. हम देखेंगे आगे क्लास में कि इन डिसीजंस को लेते समय हम कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं. सिंपल डिसीजंस आल्सो कि सिट ऑन दिस चेयर और दैट चेयर, वेयर दिस क्लॉथ और दैट क्लॉथ, और profound decisions like, well, reading this book or that books, studying this subject or that subject. उन सब में डिसीजन मेकिंग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है. सो दैट इज अबाउट एथिक्स. एथिक्स इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. ऑन द अदर हैंड, if you look at psychological part of ethics and integrity, then you will find psychological part is not essentially about decision making. More than decision making, this part is about the problem. This part is more about the problem solving, because once you make a decision, then it often becomes a problem. That how to implement that decision, उसको हम पूरा कैसे करें, उसको हम इंश्योर कैसे करें कि वो सक्सेसफुल हो वो डिसीजन हमारे लिए. It is about the problem solving, because the moment you make a decision, then it often becomes a problem. इस डिसीजन को हम इंप्लीमेंट कैसे करें, और उस इंप्लीमेंटेशन के अंदर वेल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करता है. So just think of it. The moment you made a decision that, well, you will choose civil service as your career choice, then it has become a problem. What is the problem? How to become a civil servant. And by attending these classes or so, you are trying to solve that problem. So psychology will help you to solve that problem. Solving that problem rather than, well, deciding the right or wrong. Right and wrong तो यहाँ decide कर लेंगे हम, लेकिन कभी कभी right को करना, सही को करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी गलत को प्रिवेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में द साइकोलॉजी ऑफन हेल्प्स अस. तो इस सेंस में हम कहेंगे कि एथिक्स इज मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड साइकोलॉजी इज मोर अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. एथिक्स इज मोर अबाउट मेकिंग ए डिसीजन एंड साइकोलॉजी इज मोर अबाउट इंप्लीमेंटिंग ए डिसीजन. इंप्लीमेंटिंग ए डिसीजन, इसीलिए हम कहते हैं कि एथिक्स और साइकोलॉजी आर द टू साइड ऑफ द सेम कॉइन. नो, एक बहुत कैसे फेमस एंड इंटरेस्टिंग वेल नोन कोटेशन है, एट्रीब्यूटेड टू मेनी फिलोसफर, बहुत सारे फिलोसफर्स ने कहा है, गांधी जी ने भी ये कहा था. उसको थोड़ा सा पैराफ्रेज करेंगे अपने इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली. तो ये ऑफन कहा जाता है काफी बार कि एथिक्स विदाउट नॉलेज, यहां पर हम मानेंगे नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, हालांकि और भी कोई नॉलेज हो सकता है जो हम देखेंगे बाद में, लेकिन यहां पर हम नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हम मान लेते हैं, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. So we often say that ethics without knowledge, I'm quoting it, ethics without knowledge is useless, and knowledge without ethics is dangerous. Now, it's a very beautiful way to relate the two. Now, दोनों पार्ट हम देखेंगे इस कोटेशन का. पहला पार्ट ये है कि ethics without knowledge is useless. कैसे useless है ethics without knowledge of psychology? Now think of it for a moment. Suppose there is a person. Now, यह व्यक्ति he is very good in ethics. वो उसे पता है कि क्या सही और क्या गलत है. He always takes right decision, but he does not know how to implement that decision. Knowledge is basically about implementation of the decision rather than making of a decision. So he knows what is right and wrong, he makes the right decision, but he is not able to implement the right thing, he is not able to prevent the wrong. Will that be of any use? उसका कोई use है क्या? नहीं, वो useless हो जाएगा. Knowledge, on the other hand, knowledge without ethics can be extremely dangerous sometimes. क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन द नॉलेज, दे नो हाउ टू इंप्लीमेंट एनी डिसीजन दैट दे कैन टेक. उनको इंप्लीमेंटेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है उनके अंदर, बट उनका एथिक्स प्रॉब्लमेटिक होता है. सो सच पीपल कैन मेक ए रॉन्ग डिसीजन एंड दे कैन इंप्लीमेंट द रॉन्ग डिसीजन in such an efficient manner that it will be, well, it will lead to the extreme success. And wrong thing done efficiently can be extremely dangerous. Right thing done efficiently is a great thing to do, but wrong thing done efficiently is extremely dangerous. Take the case of Hitler.
हिटलर का केस हम सब जानते हैं। हिटलर का केस हम जानते हैं कि हिटलर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वेल ही एग्जीक्यूटेड कैसे होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट के बारे में सुना होगा। इन होलोकॉस्ट हिटलर, वेल एंड हिज कैसे होल रिजीम नाजीज, they killed more than 6 million Jews just because they were Jews. So normally when war happens, then we often kill our enemies. So but Hitler killed those people not because they were the enemies. He killed those people just because they were Jews. They were normal people like any of us, normal teachers, students, businessmen, professors, lawyers, so doctors. So they were normal people just because they were Jews. जब सिर्फ यहूदी थे वो लोग, इसलिए 6 मिलियन लोगों को, छोटे बच्चे, वेमेन, ओल्ड पीपल, जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, जिनको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, well 6 million Jews, well he killed just because they were Jews. And 6 million non-Jews also, जो Jews नहीं थे, 6 million other people also, people who has Romans, Slavs, deformed people, disabled people, people with low IQ, जिनके बारे में वो मानता था कि these people are against the जर्मनिक नेशनल इंटरेस्ट, जर्मनी के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं ये लोग। तो उन सारे लोगों को, जस्ट थिंक ऑफ, एक छोटे बच्चों को जिनका आईक्यू कम होता था, जो कम इंटेलिजेंट होते थे, उनको मार देता था। कहने इसलिए क्योंकि अगर बड़े होंगे तो डम लोग होंगे, आईक्यू कम होगा उनका, तो पूरे जर्मन आईक्यू को वो लोग कम कर देंगे, एवरेज आईक्यू जर्मनी का कम हो जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों को भी मार दिया जाता था जस्ट बिकॉज वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट होता था, डिफॉर्म होते थे, डिजेबल्ड होते थे। तो इस तरह से 12 मिलियन लोगों को उसने मार दिया बिना किसी उनके अपराध के, बिना किसी उनके गलती के। अब अगर हम यहाँ एथिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ एथिक्स को, क्या सही और क्या गलत है। अगर सिर्फ उस एक्ट को देखो कि ही किल्ड ऑलमोस्ट 12 मिलियन पीपल, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को। So he killed 12 million people. Well, can say, and that too, almost 80% of the people who were killed by him, well, it was done just in a period of less than a year. एक साल से कम समय में 10 million people were killed by him. Now, अगर हम इसको एथिक्स को छोड़ दें, क्या सही और क्या गलत है, तो don't you think that killing so many people in such a small period of time, it is a great achievement of human effort that creates such a strong infrastructure in which to such a vast area of whole of Europe to identify all the Jews, सारे Jews को identify करना, then after arrest them, then after create an infrastructure to carry them to the concentration camp, then after to make huge concentration camps like that. In those concentration camp, well, create gas chambers, electric chambers, जहां पर इन Jews को मारा गया, mass murder killing, industrial level killing हम कहते हैं। तो इतने लोगों को वहां पर उस गैस चैम्बर बनाना, उसमें इलेक्ट्रिक चैम्बर बनाना, उसमें इतने लोगों को टू किल सो मेनी पीपल, आफ्टर किलिंग ऑल ऑफ देम, कैसे डिस्पोजिंग ऑफ देयर बॉडी, इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दैट, इज दैट नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन एफर्ट? इज इट नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी? बिकॉज रिमेंबर, होलोकॉस्ट वाज डन बाय ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी कैन बी दैट डेंजरस समटाइम्स, अगर एफिशिएंसी उसकी बहुत ज्यादा हो तो। हम देखेंगे आगे की क्लास में कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स आर एबल टू डू सच रॉन्ग एक्ट, दे नॉर्मल पीपल। सो वाज दैट नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एफर्ट? वाज दैट नॉट अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ मेडिकल साइंस to create so many, you can say, the poisonous gas, for example, to dispose so many bodies without getting the infection or without getting them rotten? Is it not the great achievement of engineering science to create such large concentration camps, to create such a, can say, big railway network to carry so many people to such places and all? So if you look at only the implementation aspect, forget about ethics for a moment, then it was a great achievement of engineering, great achievement of medical science, a great achievement of bureaucracy. So, but it was actually great in terms of ethics? Of course not. It was one of the most, you can say, heinous act in the history of humanity. Never in the history of humanity such an act ever was done. इससे पहले भी बहुत सारे मर्डर किलिंग्स होते थे। चंगेज खान ने भी बहुत लोगों को मारा था। नहीं, चंगेज खान के बारे में कहा जाता है कि he killed almost 11% of the human population at his time. इतने लोगों को मारा था। But that was basically a war type of killing. And Hitler killed people, an industrial killing. By using industrial method, he killed so many people without any personal enmity, without any personal guilt to these people. So if you look at
act itself, it was a highly efficient act, but it was so dangerous for the humanity. Gandhi, on the other hand, if you look at Gandhi, and Hitler, again, Hitler was very good in the psychology. He knew human psychology very well. He knew how to control the human mind. He knew how to brainwash people. He knew how to, you can say, convince people about his opinion of what is right and wrong, how to control people, how to change people's behavior, how to gather support for the people, from the people. He was very good in that. So he used his knowledge of science, technology, and psychology to execute such a wrong act like Holocaust. On the other hand, take the case of Gandhi. Gandhi was also very good in that psychology. Nobody knew human psychology better than Gandhi. Nobody knew human psychology better than Gandhi, perhaps. But Gandhi's ethics was also good. So he took a right decision, Gandhi, and he implemented that right decision in such a large scale that has never been done in history of humanity. Not before Gandhi, not even after Gandhi. तो जिस स्केल पर गांधी ने अपना काम किया, हम देखेंगे गांधीयन एथिक्स जब पढ़ेंगे अपनी क्लास में तो देखेंगे हम, तो जिस स्केल पर गांधी ने जो काम किया, दैट वाज नेवर डन इन हिस्ट्री. इट वाज अ यूनिक इवेंट. जस्ट एज हिटलर का जो होलोकॉस्ट एक यूनिक इवेंट था जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, हिटलर से पहले भी नहीं हुआ और हिटलर के बाद भी नहीं हुआ. सिमिलरली गांधी ने भी जो काम किया, इट वाज नेवर डन इन हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, नेवर बिफोर गांधी, नॉट इवन आफ्टर गांधी. So, but Gandhi's idea, Gandhi's action was right and Hitler's was wrong. इसलिए हम कहते हैं कि ethics without knowledge, well, is useless and knowledge without ethics can be extremely dangerous. इसीलिए in order to live a good life, in order to create a good system, a good society, it's very important that we know both ethics and psychology. That is why you can say in our class also, we are expected to, in UPSC also, we are expected to know both of that. So that is how these two parts are related to each other. So that is ethics and I can say the psychology in a way. Now इन दोनों पार्ट के लिए, जैसा कि हमने अभी देखा था और अभी हम कुछ और बातें करेंगे, इन दोनों पार्ट के लिए, फिलॉसफी और साइकोलॉजी के लिए, यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग. कुछ भी पढ़ने, कोई किताब आई विल नॉट सजेस्ट नॉर्मली, मे बी बाद में देखेंगे हम, बट नॉर्मली आई विल नॉट रिकमेंड यू मेनी बुक्स एंड ऑल. Whatever we are going to do in the class would be more than sufficient. क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि एथिक्स को स्टडी करने के लिए we don't need many books. You don't have to read many books. तुम्हें अपने बारे में समझना है. And well, एथिक्स का एक ही रिक्वायरमेंट है, जैसा कि मैंने कहा, to think. That अगर थिंक करने में ये दोनों ही हमें मदद करे, फिलॉसफी भी मदद करेगा और साइकोलॉजी भी मदद करेगा. So thinking is first of all about what is right and what is wrong. Not only your what is right and wrong, but others right and wrong also. तो अगर तुम कुछ करते हो तो क्यों करते हो, क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारा ओपिनियन सही है, और अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम्हें वो क्यों लग रहा है, तुम्हें वह व्यक्ति क्यों ऐसा काम कर रहा है, उसके भी तो कुछ पर्सपेक्टिव होंगे, वो भी तो सोचता होगा कुछ नहीं, तो उसके ओपिनियन को भी समझ पाना, सोच पाना, वो तुम्हारा दायित्व होगा, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तुम्हारा काम होगा. तो इट इज बेसिकली अबाउट थिंक. नाउ कमिंग टू दैट, मैंने कहा अभी जीबी शॉ ने बहुत इंटरेस्टिंग कोटेशन एक का याद है मुझे, उन्होंने कहा था 2% पीपल एक्चुअली थिंक, 3% पीपल थिंक दैट दे थिंक, एंड 95% पीपल वुड रादर डाई देन टू थिंक. नाउ दिस इज नॉट ओनली ए चीक इन, कैन से टंग इन चीक स्टेटमेंट, इट इज अ फैक्ट दैट यू कैन एक्चुअली सी. 95% लोग जो होते हैं दुनिया में, वेल, उनको अगर चॉइस दिया जाए, वेल, दे विल प्रेफर टू डाई रादर देन टू थिंक. अगेन टेक वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, Hitler का example. Now Hitler was able to kill so many people. Do you think that he was able to do it just because he was an evil person alone? Don't you think that when he killed so many people, then he had a huge support in the people of Germany? Did people support him? Well, he had a huge support in Germany at that time. People did support him. Now एक question यहाँ पर ये है कि all those people who supported Hitler in that genocidal act, in that heinous act that he conducted, well, do you think all the people, those people were bad people? Do you think people in Germany are bad people by nature? Do you think that they are the monsters, they are the killers, they are murderers, they want to kill people? Well, of course not. People in Germany are just as normal people as we are. But still, ऐसा क्यों हुआ कि जर्मनी में उस समय अगेन से होलोकॉस्ट हुआ? किस तरह से, कैसे ऐसा हुआ कि इतने लोगों ने उसको सपोर्ट किया? वेल, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि पीपल इन जर्मनी दे स्टॉप थिंकिंग. उन्होंने सोचना बंद कर दिया. और
they started doing exactly what was told to them by Hitler. And ultimately that led to the Holocaust. German people अच्छे हैं normally, तो मिलो उनसे तो they are as good as we all are. But still during that period, well, they allowed such a Holocaust to happen. अगर तुम्हें जर्मनी के लोग उसको oppose करते अगर, तो तुम्हें लगता है कि Holocaust हो पाता? संभव ही नहीं था. लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सबसे पहले हिटलर ने क्या किया और उन लोगों ने उसको फॉलो किया कि these people stopped thinking. And they simply started doing whatever they were told by Hitler to do. They become zombie, they become robot. Zombie जानते हो ना? एक zombie बन गए वो, एक robot बन गए वो लोग. तो that is why you can say so many things happen. So such a wrong happened. इधर बहुत अच्छा quotation है कि हिटलर का ही. हिटलर ने कहा था कि it is so lucky for the leaders that people don't think. लीडर के लिए कितनी लकी बात है कि लोग सोचते नहीं हैं, क्योंकि अगर लोग सोचने लगेंगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द लीडर टू रूल द कंट्री. कंट्री को रूल करना काफी मुश्किल होगा उस केस में. लीडर के लिए आसान इसलिए होता है कि ज्यादातर लोग सोचते नहीं है. वेल, फॉरगेट अबाउट हिटलर, हमारे अपने कंट्री की बात करो. तुम यहाँ पर इंडिया में ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां जिसको सुनकर हम कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, जैसे कोई मॉब लिंचिंग हो गया किसी का. वेल, तो उस केस में किसी छोटे सस्पिशन पर, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ था अपने नॉर्थ इंडिया में कहीं, किसी के चाइल्ड लिफ्टिंग के सस्पिशन पर, ऐसे बहुत सारे ऐसे डाउट पर, काउ कैसे स्लाउटर के एक्यूजेशन पर, डाउट पर, सस्पिशन पर किसी को मॉब लिंच कर देता. नाउ ऑल दोस पीपल हु लिंच समबडी बाय अ मॉब, डू यू थिंक दैट दे थिंक वो कर क्या रहे हैं? नहीं, वो सोचना बंद कर देते हैं. दे बिकम जस्ट अ ब्लाइंड पार्ट ऑफ अ क्राउड, दे बिकम अ रोबोट. तो वो सोचना बंद कर देते. तो अगर चॉइस दिया जाए तो 95% लोग ऐसे होंगे जो सोचना बंद कर, जो सोचते नहीं है. 2% लोग ही ऐसे हैं जो सोचते हैं. इनका रोल क्या है जो 2% लोग होते हैं जो एक्चुअली सोचते हैं दुनिया में? वेल, दे आर द पीपल, दे मेक हिस्ट्री. रिमेंबर, हिस्ट्री इज मेड बाय अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास को बनाते हैं. हु क्रिएट हिस्ट्री, हु मेक हिस्ट्री, हु मूव हिस्ट्री, who create history. So those people who actually think, वो हिस्ट्री के क्रिएटर होते हैं, वो हिस्ट्री के मूवर्स होते हैं. वेल, शेकर्स एंड मूवर्स जिसको हम कहते हैं. दे आर द पीपल हु आर द मेकर्स ऑफ हिस्ट्री. ये लोग कौन होते हैं? 95% जो कभी सोचते नहीं है. वेल, दे आर द वंस, दे बिकम हिस्ट्री. वो इतिहास बन जाते हैं. ज्यादातर लोग दुनिया में well they become history. They do not do anything. They have no choice. They have no, can say, impact on the way, on the course of the movement of history. So they are born, they live their life and they die. Well, और उसके अलावा और कुछ नहीं होता है उनसे. तो ऐसे लोग जो होते हैं जो कभी सोचते नहीं हैं, वो इतिहास बन जाते हैं. जो 2% लोग जो एक्चुअली सोचते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और 95% लोग जो कुछ सोचते नहीं हैं वो इतिहास एसेंशियली बन जाते हैं. और ये 3% लोग क्या होते हैं? ये सबसे डेंजरस लोग होते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज तो नहीं होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि इल्यूजन होता है उनको कि नॉलेज है. तो ये लोग क्या करते हैं? वेल, दे आर द पीपल, दे, आई विल से, मे बी दे डिस्टर्ब द हिस्ट्री. वो हिस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं, हिस्ट्री को प्रॉब्लम में क्रिएट करते हैं मूवमेंट में. तो ये 3 तरह के लोग होते हैं एज फार थिंकिंग इज कंसर्न, एज फार एथिक्स इज कंसर्न. दे आर द पीपल, दे नो, उनके पास नॉलेज होता है. दे डोंट नो, और अदर इसको हम ऐसे कहें, इसको दे आर द इग्नोरेंट पीपल. दे डोंट, क्योंकि सोचेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं. जानने के लिए सोचना पड़ता है, नॉलेज के लिए थिंक जरूरी होता है. तो दे आर द नॉलेजेबल पीपल, दे नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, व्हाटएवर जो भी कहे. दे आर द इग्नोरेंट पीपल. ये लोग कौन से लोग होते हैं? दे आर द पीपल, दे हैव द इल्यूजन ऑफ नॉलेज. जो उन्हें नॉलेज तो नहीं होता है, नॉलेज का भ्रम होता है, उनको नॉलेज का इल्यूजन होता है. सबसे डेंजरस ये लोग होते हैं, क्योंकि जिसको नहीं पता है, इफ समबडी इज इग्नोरेंट, तो उसको तुम बता सकते हो कि हाँ तुम गलत हो, तुम नहीं जानते हो, और हम बता देंगे उसे. लेकिन ये लोग होते हैं, ये जानते तो नहीं है, लेकिन उनको ये इल्यूजन होता है, ये भ्रम होता है कि वो जानते हैं सब कुछ. उनको बताना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है. एक बहुत अच्छा कोटेशन है सोक्रेटिस का. सोक्रेटिस का नाम सुना होगा शायद तुमने. सोक्रेटिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे एंशिएंट ग्रीस में. इंडिया में उनको सुकरात कहते हैं. ही वॉज द टीचर ऑफ प्लेटो, हु इन टर्न वॉज द टीचर ऑफ एरिस्टोटल. तो सोक्रेटिस को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसोफर इन द एंशिएंट वर्ल्ड, पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड.
इतना इंपॉर्टेंट था कि सोक्रेटिस को हम लोग एक टर्निंग पॉइंट की तरह मानते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशिएंट वेस्टर्न फिलॉसफी को, ग्रीक फिलॉसफी को, प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी एंड पोस्ट सोक्रेटिक फिलॉसफी। तो उसने फिलॉसफी के पूरे डायरेक्शन को ही बदल दिया। क्या उसने किया था हम देखेंगे आगे की क्लास में जब हम पढ़ेंगे सोक्रेटिस को थोड़ा बहुत। तो एक बहुत अच्छा कोटेशन है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस ने यह कहा था, क्योंकि सोक्रेटिस के टाइम में जब सोक्रेटिस हुआ करते थे उस समय ही वॉज द वाइजेस्ट पर्सन इन एथेंस। एथेंस में होते थे, एथेंस एक सिटी स्टेट था जहां पर वो रहते थे। तो एथेंस के सबसे वाइज व्यक्ति थे, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन वो हमेशा कहते थे कि मैं बहुत नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं कुछ भी। एक फेमस कोटेशन है उनका, उन्होंने ये कहा था, द ओनली डिफरेंस बिटवीन मी and the other so-called wise people in Athens is that they do not know anything, but they do not know that they do not know anything. I also do not know anything, but I know that I do not know anything. That makes me better than all of them. हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। उन्होंने कहा कि ओनली नॉलेज दैट आई हैव इज द नॉलेज ऑफ माई इग्नोरेंस, कि मुझे नहीं आता, आई डोंट नो। तो जिसको ये समझ में आ गया कि मुझे नहीं आता है, उसके लिए सारे दरवाजे खुले, वो सब कुछ जान सकता है। लेकिन बाकी लोग जो थे उनके अकॉर्डिंगली, सोक्रेटिस के अकॉर्डिंगली, बाकी लोग जो एथेंस के थे उन्हें आता तो उन्हें भी कुछ नहीं था, लेकिन उनको ये भ्रम था कि वो सब जानते हैं। उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा नॉलेज जो हमें सबसे लेना होगा, हमें रखना होगा अपने पास, कि आई डोंट नो, हमें और जानने की जरूरत है। तो ये लोग होते हैं वो जानते हैं और इनका ओपन माइंड होता है कि वो कुछ और जानना चाहते हैं। ये कम से कम ये जान तो सकते हैं अगर कोशिश करें या उनके साथ कुछ हेल्प किया जाए। ये ऑन द अदर हैंड दे डू नॉट नो दैट दे डू नॉट नो एनीथिंग। दैट मेक्स द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक टाइप ऑफ पीपल। तो एथिक्स रिक्वायर्स अस, एथिक्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है? एथिक्स रिक्वायर्स अस टू बी अमॉन्ग दोज 2% पीपल जो एक्चुअली सोचते हैं। हम अपने क्लास में देखेंगे आगे आगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग होता क्या है? क्योंकि हम बहुत बार, मैं जैसा कि मैंने कहा कि हमारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम सोचते हैं। नहीं, हम नहीं सोचते हैं ज्यादा, जो सही चीजों को कम से कम तो हम नहीं सोचते हैं। तो हम देखेंगे सोचने का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थिंकिंग, व्हेन डू वी एक्चुअली थिंक लाइक दीज 2% पीपल, व्हेन डू वी थिंक दैट वी आर थिंकिंग लाइक दीज 3% पीपल, एंड व्हेन डू वी प्रेफर टू डाई ऑल्सो रादर देन टू थिंक। जब हम सोचना बंद कर देते हैं, हम मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है, कौन से ऐसे कंडीशन हम ऐसे बन जाते हैं? इन तीनों चीजों को हम देखेंगे आगे के क्लास में। तो एथिक्स का मतलब ये होता है। तो ये जो दोनों पार्ट हमने अभी देखा, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, उसमें इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, इन सारी चीजों में तुम्हें कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, कोई भी अदर स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। इसमें हम जो क्लास में करेंगे दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। उससे ज्यादा करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे तीसरा पार्ट जो है हमारे सिलेबस का। तीसरा पार्ट हमारे सिलेबस का है, दैट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस। Application of both philosophical aspect and psychological aspect of ethics and integrity into governance. तो ये है इस पार्ट में करेंगे। और since this is about application part, so in this part you will have to study some newspapers, some extra study करना होगा तुम्हें, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमारी इस सोसाइटी का है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इसमें चेंज नहीं होगा, याद रखो, इसमें वही चीज होगी जो है, क्योंकि एथिकल क्वेश्चंस बदलते नहीं हैं। अगर याद रखो, एथिकल आंसर्स भी नहीं बदलते। एक बार समझ में आ गया एथिकल क्वेश्चंस क्या हैं, एक बार अगर समझ में आ गया कि एथिकल आंसर्स क्या हैं, उसके बाद तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारी तैयारी कंप्लीट हो गई वंस एंड फॉर ऑल। आगे न तो एक आगे न तो और किताब पढ़ना है, न तो कोई स्टडी मटेरियल चाहिए, न तो कोई अपडेशन चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो कंप्लीट होगा। योर प्रिपरेशन इज ओवर वंस एंड फॉर ऑल। बट इस एप्लीकेशन पार्ट में, सिंस इट इज अबाउट आवर करंट सोसाइटी, सो यू विल हैव टू रीड समथिंग मोर देन परहैप्स व्हाट वी विल डू इन द क्लासरूम। तो इसमें कुछ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? और याद रखो, एप्लीकेशन हम पूरा अलग से ही नहीं करेंगे। एप्लीकेशन विल बी अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो एंड फिलोसफी ऑल्सो, क्योंकि एप्लीकेशन इज ऑलवेज बेटर इफ यू स्टडी दैट along with the subject, along with the theory only। तो बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट हम इधर भी करेंगे, लेकिन सेपरेटली भी हम इसको देखेंगे।
तो इस एप्लीकेशन पार्ट में यू मे हैव टू रीड समथिंग मोर देन व्हाट वी स्टडी इन द क्लासरूम। वो और क्या पढ़ना होगा? वेल, वो जो मोर होगा इससे ज्यादा पढ़ना होगा। दैट विल बी थिंग्स लाइक फॉर एग्जांपल, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर तुम्हें पढ़ना होगा, तुम वैसे भी पढ़ते होगे, दैट इज नेसेसरी फॉर यूपीएससी एग्जाम। बट व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर देन ऑलवेज कीप एथिक्स इन योर माइंड। मैं अपने क्लास में बताऊंगा अब आगे कि हम कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ें एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरीथिंग दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर, या तो तुम न्यूज़ पढ़ो या तो तुम कोई आइडियाज पढ़ो या कैन से द इकोनॉमी पढ़ो, पॉलिटिक्स, कुछ भी पढ़ो, तो उसमें तुम्हें एथिक्स ध्यान में रखना होगा। तो न्यूज़पेपर विल बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ राइटिंग गुड आंसर इन एथिक्स। सो कीप ऑलवेज एथिक्स इन योर माइंड व्हाइल रीडिंग योर न्यूज़पेपर। मैं बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को किस तरह से एथिक्स से इनकॉर्पोरेट किया जाए, क्योंकि अगर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्कस सम आइडिया, कुछ आइडिया दे देंगे तुम्हें, डिस्कस सम आइडिया विथ एन एग्जाम्पल के साथ डिस्कस। और अगर तुम न्यूज़पेपर वगैरह से देते हो तो तुम्हारा आंसर बहुत ही अप्रोप्रिएट होगा, ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। बिकॉज एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि नॉट ओनली यू नो एथिकल थियरीज बट यू ऑल्सो नो हाउ दिस कैन बी अप्लाइड इन द रियल सोसाइटी। यू ऑल्सो नो how can we use your theoretical knowledge of ethics to understand and to interpret the real events of the society. So that is also, so in this case, since you can say you'll have to read the newspaper, you have to read the magazines and all. So for example, in our class, आज से कुछ साल पहले, the government has brought about say many acts like surrogacy regulation bill. पार्लियामेंट ने पास किया था surrogacy regulation bill. Now, in our class, we will discuss the ethical issues involved in surrogacy. But what was the provision of that bill? You may have to read that in the newspaper जब नया आता है तो। और आज से 2-3 साल पहले the government can say amended the abortion law in India, MTP Act, the Medical Termination of Pregnancy Act. नहीं, तो गवर्नमेंट ने इसको can say amend किया था। हम देखेंगे क्या amendment था आगे की क्लास में। In our class, we will discuss, for example, we will discuss the ethical issues involved in abortion. वो हम करेंगे अपनी क्लास में. But what are the provisions of that law that you may have to read in the newspaper? और for example, आज से 10-12 साल पहले, 13 साल पहले में भी, again Parliament passed a sexual harassment law, Prevention of Sexual Harassment of Women Employees at the Workplace Act, POSH Act जिसको हम कहते हैं. Now, we will discuss in our class sexual harassment as an ethical issue. Because sexual harassment हम देखेंगे is a very important issue in the modern professional world. मी टू मूवमेंट पता होगा तुम्हें कितनी बार कितना प्रॉब्लमेटिक हुआ था, एप्स्टाइन, कैसे हार्वे वाइनस्टाइन, और इंडिया में कितने सारे लोगों को मी टू मूवमेंट में एक्यूज किया गया था। तो अपने क्लास में हम देखेंगे कि सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस होते हैं उसमें एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, वो हम करेंगे अपने क्लास में। लेकिन जो उस लॉ का क्या प्रोविजन है, दैट यू मे हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर्स और मैगजीन। हालांकि ये सारे लॉ जो हो चुके हैं तो हम पढ़ेंगे अपने क्लास में भी कभी कभी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर कोई नया लॉ इस तरह से आता है तो तुम्हें उसके बारे में पढ़ना होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह में। और मान लो जैसे आज से 5-6 साल पहले पार्लियामेंट में एक लॉ प्रपोज किया गया था, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ एक्ट बिल। नाउ इन आवर क्लास वी विल डिस्कस विसिल ब्लोइंग एज एन इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यू। क्या रोल है विसिल, क्या होता है विसिल ब्लोइंग, और विसिल ब्लोइंग का क्या रोल है करप्शन को फाइट करने में, ये हम देखेंगे अपने क्लास में। लेकिन द प्रोविजन ऑफ दैट लॉ यू मे हैव टू रीड इन द न्यूज़पेपर। तो इस तरह से कोई भी एक नया लॉ आता है, कोई भी एक नया इवेंट होता है सोसाइटी में, तो उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हमें न्यूज़पेपर में पढ़ना होगा। तो न्यूज़पेपर से इस तरह से हमें हेल्प मिलता रहेगा। एक तो ये तुम्हें पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ना, डेली पढ़ना न्यूज़पेपर, और एथिक्स को हमेशा ध्यान में रखना न्यूज़पेपर पढ़ते समय, नंबर 1। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो मैं सजेस्ट करता हूं अपने बच्चों को बहुत बार, कि जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, दैट इज द फोर्थ रिपोर्ट ऑफ सेकेंड ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो आज से अराउंड 15-20 साल पहले, 17-18 साल पहले सेकेंड ARC का रिपोर्ट आया था, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का। उसका फोर्थ, तुम्हें उसमें बहुत सारे रिपोर्ट है, 15 रिपोर्ट है, तुम वो सारे नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें सिर्फ चौथा रिपोर्ट पढ़ना है। उस रिपोर्ट का नाम ही है एथिक्स इन गवर्नेंस।
तो उस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेना तुम, मैं बताऊंगा आगे जब करना है और कैसे करना है। तो उसको डाउनलोड कर लेना, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना अगर संभव हो तो, अगर कंफर्टेबल हो प्रिंट आउट वाले में, तो उसको अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर उसका समरी पढ़ लें, मार्केट में समरी भी अवेलेबल है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। एक बार तो पूरी बुक पढ़नी चाहिए, पूरा रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। तो बहुत सारे बुक्स नहीं पढ़ने हैं तो इतना तो कम से कम जस्टिस करो एथिक्स के साथ। तो इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना। इस रिपोर्ट से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी एग्जाम में। इनफैक्ट हमारा जो सिलेबस है यूपीएससी का वो इसी रिपोर्ट के बेसिस पर ही बनाया गया था। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो डायरेक्टली तुम्हें हमारे इसमें कैसे एआरसी रिपोर्ट में मिल जाएगा, उसको तुम रिलेट कर पाओगे जो फिलॉसफी और साइकोलॉजी जो हम अपने क्लास में भी करेंगे। तो सेकंड एआरसी के फोर्थ रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना है। ये मैं बताऊंगा आगे कब करना है और कैसे करना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल, इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। एथिक्स में हमारा क्लास काफी होगा। एक बार अगर हम समझ लेंगे क्या एथिकल क्वेश्चंस हैं, क्या एथिकल आंसर्स हैं और कैसे उन आंसर्स को हम अप्लाई करेंगे रियल लाइफ में, तो उसके बाद हमारा प्रिपरेशन मोर और लेस कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन वाले पार्ट में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो तुम जानते हो। टॉपिक्स लाइक फॉर एग्जांपल जो करना है हमें, लाइक राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, सिटीजन चार्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें इंटरनेशनल एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं इसके अंदर जो हमें करना है। इसमें हम करेंगे उनको अलग अलग जगहों पर जहां जहां वो अप्रोप्रिएट होंगे। तो इस तरह से ये हमारा सिलेबस है। इसमें ये जो फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी ज़्यादा थियोरेटिकल होगा और एप्लीकेशन थोड़ा प्रैक्टिकल होगा। एप्लीकेशन हम इनके साथ भी करेंगे, थ्योरी के साथ भी, और अलग से भी करेंगे जहां पे स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उस समय भी हम करेंगे उसको। इस तरह से हमारा सिलेबस है। ये तीनों पार्ट हम देख सकते हैं किस तरह से लॉजिकली अलग हैं और किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह से मैंने कहा था कि एक बहुत ही अच्छा सिलेबस यूपीएससी ने बनाया है हमारे लिए, इन सब चीजों के को ध्यान में रखते हुए। तो ये हमारा सिलेबस है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा कि मैंने कहा था अभी तुम्हें, जैसा कि अभी कहा था मैंने कि एथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स, 25 नंबर भी आ सकते हैं इसमें और 150 नंबर भी आ सकते हैं इसमें। इतना रेंज होता है, इतना वेराइटी होता है मार्क्स में। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी स्कोर सच ए गुड मार्क्स इन एथिक्स। हम एथिक्स में इतना मार्क्स कैसे ला सकते हैं, क्या हमें करना होगा उसके लिए। तो याद रखो कि एथिक्स में मार्क्स लाना बहुत मुश्किल नहीं है, पढ़ना बहुत नहीं है, लेकिन कुछ करना होगा। हमें क्या करना होगा? वेल, इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स इन एथिक्स हमें दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने होंगे। वी विल नीड टू फुलफिल टू इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें से एक रिक्वायरमेंट तुम्हें ऑलरेडी अपने आप फुलफिल करना होगा, पूरा करना होगा, और दूसरा रिक्वायरमेंट हम एक साथ मिलकर इस क्लासरूम में पूरा करेंगे। तो क्या रिक्वायरमेंट है ये दो? पहला रिक्वायरमेंट है, इन ऑर्डर टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन एथिक्स यू शुड हैव अ रिस्पेक्टेबल कमांड ओवर द you should have a respectable command over the language. In your case, it is English language. तो तुम इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर एक अच्छा कमांड होना चाहिए, एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्योंकि याद रखो यहाँ पर इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट, बिकॉज इवन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, इकोनॉमी तुम इंग्लिश में ही तो लिखोगे ना। नहीं, तुम्हारा इंग्लिश उसके लिए भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन एथिक्स के लिए इंग्लिश थोड़ा और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एथिक्स एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है, और जो समथिंग विच इज सो एब्स्ट्रैक्ट, टू राइट इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेसिफिक एंड कंक्रीट लैंग्वेज, इट रिक्वायर्स सम कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, ये एक पहला रिक्वायरमेंट है। नाउ जब हम कहते हैं कि लैंग्वेज तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? लैंग्वेज अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि योर लैंग्वेज शुड बी शेक्सपियर्स लैंग्वेज, नहीं हो, तुम्हें ऐसा कोई पोएटिक लैंग्वेज नहीं लिखना है, बहुत ही ऐसा लिटरेरी लैंग्वेज भी नहीं लिखना है। तो एक अच्छे लैंग्वेज का मतलब क्या है हमारे लिए? हमारे लिए एक अच्छा लैंग्वेज दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए। पहला, योर लैंग्वेज मस्ट बी वेरी क्लियर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने लैंग्वेज में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ले आते हैं। डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट इन वेरी क्लियर लैंग्वेज। क्लियरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लैंग्वेज को देखें, लैंग्वेज क्या होता है?
लैंग्वेज इज व्हीकल ऑफ थॉट, कि तुम्हारे मन में क्या है, माइंड में क्या है, एंड दैट एक चीज हो गया। हाउ डू यू एक्सप्रेस दैट इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, दूसरा। और तीसरा, हाउ डज योर एग्जामिनर अंडरस्टैंड। तीन चीजें होती, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुमने लिखा क्या है, और तुम्हारा एग्जामिनर समझता क्या है। इन तीनों के बीच में एक अच्छा सा ओवरलैप होना चाहिए। जितना ज्यादा ओवरलैप है, तुम्हारा लैंग्वेज उतना ही क्लियर है। तो बहुत लोग होते हैं बहुत ही अनक्लियर एम्बिगुअस लैंग्वेज लिखते हैं। डोंट राइट वेरी एम्बिगुअस लैंग्वेज, डू नॉट राइट वेरी कैन से द वेग लैंग्वेज। एक ऐसा वर्ड मत नहीं लिखना है जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो सके। एक सेंटेंस बिल्कुल क्लियर सेंटेंस होना चाहिए, क्लियर थॉट होना चाहिए उसके अंदर, ये बहुत जरूरी है। क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, योर लैंग्वेज मस्ट बी एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना सिंपल पॉसिबल हो उतना सिंपल हमें इसको लिखना है। क्योंकि जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, जो अपनी लिंग्विस्टिक स्किल को शो ऑफ करने के लिए वो अपना लैंग्वेज बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। डोंट डू दैट। रिमेंबर ऑलवेज कि द एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड इन योर लिंग्विस्टिक स्किल। तुम कितना अच्छा लैंग्वेज जानते हो, कितना पोएटिक हो तुम, एग्जामिनर को बहुत इंटरेस्ट उसमें नहीं है। एग्जामिनर को सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है कि तुम अपने एथिकल आइडियाज को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हो। क्लियरिटी होना चाहिए और सिंप्लिसिटी। डोंट राइट वेरी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, दे राइट लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस। मेरा एक स्टूडेंट था, उसने मुझे कुछ आंसर्स दिखाए। उसने एक सेंटेंस, इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखता था। एक लैंग्वेज पार्ट में ऐसा, एक क्वेश्चन में ऐसा था, उसका पूरा एक पेज सिर्फ एक सेंटेंस में था उसका। यूपीएससी का पेज अपने आप में छोटा होता है, यू हैव लेफ्ट मार्जिन, यू हैव राइट मार्जिन, बट इवन देन इफ यू आर राइटिंग सच ए लॉन्ग सेंटेंस कि पूरे एक पेज में एक सेंटेंस आ रहा हो, तो यू विल बी इन ट्रबल। क्या प्रॉब्लम है इतने लंबे सेंटेंस में? इतने लंबे सेंटेंस के साथ प्रॉब्लम यह है कि वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल योर थॉट विल बी लॉस्ट। कहां से तुमने शुरू किया और कहां खत्म किया, योर एग्जामिनर मे नॉट बी एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ दैट। वो उसमें खो जाएगा, उसमें वो लॉस्ट हो जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी उसमें। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा, इफ यू आर राइटिंग सच ए लॉन्ग सेंटेंस, देन यू विल मेक मोर ग्रामेटिकल मिस्टेक। यू आर मोर लाइकली टू मेक ग्रामेटिकल mistakes that you should avoid. Don't try to make no grammatical mistake as far as possible. So don't write a long sentence, break it down into smaller sentences. Do not use many conjunction. Well, सिर्फ full stop और comma के अलावा और कुछ यूज नहीं करना है conjunction में. Do not use many ands. Do not use many, you can say so, therefore, etc. इन सबको अवॉइड करना है जहां तक संभव हो सके. Write short sentences. Write, you can say very simple, you can say words. Do not write very complex jargon. Do not write the language of Shashi Tharoor. शशि थरूर का लैंग्वेज पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि फन होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन वेल, दैट इज नॉट अ वेरी गुड लैंग्वेज फॉर आंसर राइटिंग। बिकॉज इफ यू आर राइटिंग अ वर्ड, शशि थरूर वाला, इफ यू आर राइटिंग अ वर्ड to understand the meaning of which the examiner has to consult a dictionary, then you will be in trouble. हो सकता है वहां तुम्हारा मार्क्स ना काटे, लेकिन उसके अंदर इरिटेशन होगा थोड़ा सा, जो तुम्हें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा तुम्हारे मार्क्स में. Do not use very complex word. Always remember that you are writing general studies. You are not writing philosophy as an optional or psychology as an optional. General studies का मतलब क्या हुआ? Well, your answer should be general answer. General का मतलब क्या हुआ? Your answer should be such that it could be understood by any educated person. किसी भी educated person को तुम्हारा लैंग्वेज समझ में आना चाहिए. Nobody should have a specific training in philosophy and psychology to understand your language. Don't use many jargon, don't use very complex word, don't use very complex sentence, long sentence, उन सबको avoid करना है. Make it simple. You know, Leonardo da Vinci ने कहा था, simplicity is the ultimate sophistication. तो सबसे ब्यूटीफुल जो होता है वो सिंप्लिसिटी होता है. सोफिस्टिकेटेड चीज होता है वो सिंप्लिसिटी होता है. तो मेक योर आंसर एज सिंपल एज यू पॉसिबली कैन. आई ऑफन से कि सबसे अच्छा लैंग्वेज किसका होता है? सबसे अच्छा लैंग्वेज, अगर तुम लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल लो अगर, तो इज द न्यूज़पेपर. फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू इज द न्यूज़पेपर्स लैंग्वेज. तो न्यूज़पेपर का लैंग्वेज होता है, किसके लिए लिखा जाता है? ये कॉमन लोगों के लिए लिखा जाता है, कॉमन एजुकेटेड पर्सन के लिए, कोई भी समझ सके उसको. तुम्हारा लैंग्वेज भी ऐसा ही होना चाहिए. तो व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, देन ऑल्सो कीप इन माइंड कि वो लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, कैसे वो अपने थॉट को एक्सप्रेस करते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में. तो कैसे वो अपने थॉट को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अपने वर्ड्स को फ्रेम करते हैं,
यू चूज करते हैं, कैसे अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, तो उसमें वो भी सीखना चाहिए तुम्हें। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो एक लैंग्वेज को अच्छा लैंग्वेज बनाता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए पहला रिक्वायरमेंट तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हारी भाषा अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। अगर तुम्हारा रिटन लैंग्वेज अच्छा है, बी हैप्पी। इवैल्यूएट योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ, तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है। एंड इफ यू नो और इफ यू हैव सम फीडबैक ऑफ सम टीचर, सम स्टूडेंट, सम फ्रेंड, सम सीनियर कि तुम्हारा लैंग्वेज अच्छा है, बी हैप्पी। पहला कंडीशन तो फुलफिल कर लिया तुमने। और अगर नहीं है अच्छा, वर्क अपॉन योर लैंग्वेज। ये हमारा सबसे पहला सजेशन है एज ए टीचर। अपने लैंग्वेज को देखो, लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अपने लैंग्वेज को इंप्रूव करो, अपने लैंग्वेज को रिफाइन करो। कैसे रिफाइन करो अपने लैंग्वेज को? दो काम करना है उसके लिए। एक तो रीड अ लॉट, पढ़ो खूब। टाइम परमिट करता है तो रीड सम स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, रीड सम नॉवेल्स, पतले पतले। दोस्तों बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके लिए, बट रीड अ लॉट एंड राइट ए लिटिल एवरी डे। मेक इट अ रूल कि कुछ लिखना है तुम्हें। वो लिखना क्या हो सकता है? कोई भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक ले लो, उससे लिखो। न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल ले लो, उसी के पॉइंट को, आइडियाज को अपने लैंग्वेज में उसको एक छोटे से समरी लिखो उसको, लेकिन लिखो जरूर। सो एवरी डे यू शुड राइट अ फ्यू पेजेस। इट शुड बी एज रेगुलर एज यू ब्रश योर टीथ, यू टेक योर ब्रेकफास्ट। तो पढ़ो ज्यादा और उसका थोड़ा बहुत लिखो जरूर। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड अपने वोकैबुलरी को बिल्ड करो। अगर तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो बिल्ड योर वोकैबुलरी। तो ये तीन चीजें करने हैं तुम्हें लैंग्वेज को बनाने के लिए। अगर तुम्हारा लैंग्वेज बहुत अच्छा नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं, वो ठीक हो सकता है। लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, सीखते हैं। नहीं, टाइम है तुम्हारे पास, टाइम को यूटिलाइज करो। इट विल हेल्प यू इन ऑल द पेपर्स। तो वेल, बिल्ड योर वोकैबुलरी, नंबर 1, रीड अ लॉट एंड राइट अ लिटिल। ये पहला काम करना है, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हें करना होगा। इसमें मैं इस क्लास में कोई हेल्प करने की पोजीशन में नहीं रहूंगा। उसके बाद तुम्हें एक दूसरा कंडीशन फुलफिल करना है, विच विल बी आवर डोमेन, जो हम करेंगे यहां पर। वो क्या है? वेल, यू शुड हैव ए रिस्पेक्टेबल कमांड। सेकेंड, you should have a respectable command over the language of ethics. Language of ethics. Because you know, every subject has its own specific language. हर subject अपना एक language होता है. In fact, I like to say that whenever you study a new subject, you are actually essentially learning a new language. एक नया language तुम सीख रहे हो। क्योंकि सेम वर्ड का, एक ही शब्द का, एक ही वर्ड का अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें अगर हम, जैसे टेक द केस ऑफ फोर्स। फोर्स को अगर हम यूज करते हैं वर्ड को, तो एक वर्ड फोर्स का हम यूज करते हैं। देन सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ फिजिक्स स्टूडेंट हु यूजेस द वर्ड फोर्स इन अ फिजिक्स क्लासरूम, एंड अ मिलिट्री मैन इन सियाचिन यूजेस द वर्ड फोर्स, and a policeman on the road uses the word force. Do they have the same meaning? क्या इन तीनों का अर्थ एक ही होता है? Of course not. For a physics student, force means mass multiplied by acceleration. नहीं, but a military man, a policeman on the road अगर force का word का यूज करता है, तो do they mean mass into acceleration? Of course not. उनके लिए force का मतलब कुछ और होता है। तो फोर्स का मतलब फिजिक्स में कुछ और होता है, मिलिट्री में कुछ और होता है, पुलिस के लिए कुछ और होता है, और हमारे लिए इस क्लास में कुछ और होगा। हम यहां भी फोर्स का यूज करें नहीं, हम फोर्स का यूज नहीं करेंगे, हम फोर्स के कंसेप्ट का यूज करेंगे यहां। तो हम यहां भी अपने फोर्स के कंसेप्ट, हमारे क्लास में फोर्स का मतलब कुछ और ही होगा। नहीं तो हर सब्जेक्ट का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है कि किस शब्द का यहां पर क्या अर्थ होगा। उसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एथिक्स में भी उसी तरह एक लैंग्वेज है, एथिक्स का लैंग्वेज है। एथिक्स के लैंग्वेज में क्या होता है? व्हाट इज दैट एथिक्स लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ एथिक्स कंसिस्ट ऑफ, जो माय अंडरस्टैंडिंग इज, लैंग्वेज ऑफ एथिक्स कंसिस्ट ऑफ अराउंड 100 और सो डिफरेंट कीवर्ड्स, और जिसको हम कह सकते हैं आइडियाज और कंसेप्ट्स। तो 100 के आसपास ऐसे कंसेप्ट्स हैं, ऐसे आइडियाज हैं जिनको हम कीवर्ड, क्योंकि ईच वर्ड, जो भी वर्ड होता है, वो वर्ड एक किसी न किसी आइडिया या कंसेप्ट को एक्सप्रेस करता होता है। तो इसमें करीब 100 के आसपास कीवर्ड्स हैं एथिक्स में, आइडियाज हैं जिसको, जो लैंग्वेज बनाते हैं एथिक्स का। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्वेंशन, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, लिबर्टी,
consent, or you can say dignity, human rights, truthfulness, responsibility, virtue, vice, self-awareness, self-confidence, self-control, trustworthiness, truthfulness, बहुत सारे सब्जेक्ट, एम्पैथी हैं, कंपैशन, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो अराउंड 100 के आसपास ऐसे वर्ड्स हैं जो फ्रीडम, 100 के आसपास ऑटोनॉमी, ड्यूटी, ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्लिगेशन, एथिक्स का। तो 100 के आसपास ऐसे कीवर्ड्स हैं, ऐसे आइडियाज हैं विच फॉर्म द लैंग्वेज ऑफ एथिक्स। सो वो तुम्हें अच्छे से सीखना है। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर क्लास। सो अपने क्लास में हम इन 100 के आसपास कीवर्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे, वो कीवर्ड्स हैं क्या, वो किस आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, किस कंसेप्ट के बारे में हमें बताते हैं, और कैसे उस कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं, उसके आधार पर, उसके बेसिस पर हम अपनी दुनिया को समझ सकते हैं, और कैसे उसको लेकर एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा डोमेन होगा, हम ये करेंगे अपने क्लास में। तो हमारा क्लास अगेन, अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरी बात सुनकर हंसते हैं कि तुम एथिक्स में पढ़ाते क्या हो बच्चों को। मैं उन्हें कहता हूं कि मैं एथिक्स नहीं पढ़ाता हूं, हमारे बच्चे एथिक्स ऑलरेडी जानते हैं। तुम सब एथिक्स जानते हो, जैसा कि मैंने पहले कहा। अगर तुम एथिक्स नहीं जानते होते, देन यू वुड नॉट बी इन द क्लासरूम लाइक दिस, प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम, ड्रीमिंग ऑफ अ ग्रैंड फ्यूचर। अगर तुम एथिक्स नहीं जानते होते, तुम यहां नहीं होते, तुम कहां होते, शायद जेल में होते। यूपीएससी तुम्हारे पकड़ से बहुत बाहर होता है। तो अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक अच्छे फ्यूचर के को इमेजिन कर रहे हो, तो एथिक्स तुम जानते हो। एथिक्स हम नहीं सिखाएंगे तुम्हें, नहीं, वो सिखाने की जरूरत भी नहीं, वो हम सब के अंदर की चीज है एथिक्स। हम क्या सिखाएंगे यहाँ पर, हम एक लैंग्वेज सिखाएंगे जो तुम ऑलरेडी जानते हो, उसको किस तरह से एक अच्छे लैंग्वेज में लिख सके। रिमेंबर, एथिक्स सब जानते, कोई भी आदमी एथिक्स जानता होगा। एथिक्स में कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसको नहीं पता है, नहीं, कौन नहीं जानता है हैप्पीनेस क्या होता है। हम सब हैप्पी होना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन उसको हम लिखेंगे कैसे, 100-150 शब्दों में। तो ये शब्दों का चयन हम करेंगे यहाँ पर, कैसे इन चीजों को एक अच्छे लैंग्वेज में लिखा जाए। तो इस क्लास, ये जो क्लास है एथिक्स का, इट इज नॉट अबाउट एथिक्स एज सच। हम एथिक्स नहीं सिखाएंगे तुम्हें, तुम्हें आता है वो। हम क्या सिखाएंगे, एक लैंग्वेज सिखाएंगे यहाँ पर, जो चीज आता है तुम्हें ऑलरेडी, उसको कैसे ऐसे लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए कि यू विल गेट 150 मार्क्स और सो। वो तुम्हारा पर्पस होना चाहिए, वो तुम्हारा गोल होना चाहिए। उतना मार्क्स आ जाएगा अगर तुम इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करोगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये 2 कंडीशन तुम्हें फुलफिल करना होगा, ये तुम्हें खुद करना होगा। एक अच्छा लैंग्वेज डेवलप करो, और लैंग्वेज ऑफ एथिक्स तुम हमारे साथ करोगे। हम करेंगे ये मिलकर एक अच्छा लैंग्वेज तुम्हारे लिए डेवलप, तुम्हें हेल्प करेंगे एक अच्छा लैंग्वेज डेवलप करने के लिए। तो दैट इज द पर्पस ऑफ एथिक्स, दिस इज हाउ वी कैन स्कोर गुड मार्क्स। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करते हो, देन आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि एथिक्स में तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। In ethics you can get very good marks, and ethics can play perhaps the most important role in your success in the UPSC exam. तो ये है इंपॉर्टेंस एथिक्स का यहाँ पर, ऐसे हम एथिक्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। नाउ लास्ट में एक और चीज हम करेंगे यहाँ, कि हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस क्लासरूम। हम इस क्लास का तुम कैसे, क्या क्या करना होगा तुम्हें उसका एडवांटेज लेने के लिए, उसमें कुछ रूल्स मैं बनाऊंगा, उसके लिए रूल्स बताऊंगा तुम्हें, जो तुम्हें फॉलो करना है। नाउ क्या क्या करना होगा तुम्हें। नंबर 1, क्या मैं करूंगा और क्या तुम्हें करना होगा। तो नंबर 1, सबसे पहले इस क्लास में हम इन सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे अलग अलग तरीके से। तो पहली चीज जो तुम्हें करनी है इस क्लास में, अटेंड ऑल द क्लासेस, डोंट मिस एनी क्लास। एक भी क्लास अगर छूटेगा तो तुम्हारा सीक्वेंस ब्रेक होगा, आगे की चीज को समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। हम हमेशा ही एक दूसरे को एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करते रहेंगे, नहीं, बहुत सारा करेंगे हम ऐसा। तो सबसे पहली चीज तुम्हें करनी है, डोंट मिस एनी क्लास, अटेंड ऑल द क्लास, नंबर 1 प्राइमरी रिक्वायरमेंट। उसके बाद इन एवरी क्लास, फॉर एवरी कंसेप्ट दैट वी विल डिस्कस हियर, वेल आई विल डिक्टेट यू समथिंग। हम छोटा छोटा डिक्टेट करेंगे क्लास में। राइट डाउन एवरी वर्ड दैट आई डिक्टेट इन द क्लासरूम। अच्छे से उसको डिक्टेशन लो, कर लिखो, उससे तुम्हारा एक बहुत अच्छा नोट बनेगा। हम बहुत ज्यादा डिक्टेशन नहीं होगा मेरी क्लास में, क्योंकि एथिक्स में याद रखो कि समझना ज्यादा है, सोचना ज्यादा है, लिखना कम है उसमें। तो बहुत ज्यादा डिक्टेशन नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन जो भी हम लिखवाते हैं उसको अच्छे से नोट करो क्लास में। दूसरी चीज करनी ये होगी। तीसरी चीज, जो लिखोगे, जो मैं लिखवाऊंगा डिक्टेशन डायरेक्टली,
उसके अलावा भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे क्लास में। तो उसके अलावा भी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कोशिश करो कि उसका एक साइड नोट बनाओ। अलॉन्ग विद जो हम यहाँ पर लिखेंगे, बोर्ड पे कुछ लिखेंगे, कुछ डायग्राम भी बनाएंगे, कभी फ्लो चार्ट बनाएंगे, तो कोई इमेज हम बनाएंगे, यहाँ पर इलस्ट्रेशन देंगे, यहाँ पर हम कुछ। तो जो भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ ट्राई टू मेक ए साइड नोट ऑफ दैट। आई विल सजेस्ट यू कि लिखते समय, क्लास में अटेंड करते हुए 2 पेन रखो, 2 कलर का पेन रखो। एक कलर एक्चुअल डिक्टेशन के लिए, जो मैं लिखवाऊंगा कि मैं ये कहूंगा राइट डाउन एंड फिर लिखोगे तुम, वो एक कलर में होना चाहिए। और एक दूसरे कलर के पेन के साथ अपना एक अलग साइड नोट बनाओ। तो इससे तुम्हें एक अच्छा सा आइडिया रहेगा कि हम और लिखने के साथ साथ और क्या हम डिस्कस करते हैं क्लास में। तीसरी चीज ये करनी होगी। चौथी चीज ये करनी होगी कि एवरी एग्जाम्पल दैट आई डिस्कस इन द क्लासरूम, आई विल डिस्कस लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट को समझने में एग्जाम्पल्स की जरूरत होती है। तो हम इस क्लास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे, का यूज करेंगे यहाँ पर। और याद रखो, ईच एग्जाम्पल दैट आई डिस्कस इन द क्लासरूम वुड बी ए पोटेंशियल केस स्टडी। ये एक केस स्टडी हो सकता है ये। तो हर एग्जाम्पल को हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे उसको याद रखो। तो कोशिश करो एग्जाम्पल को भी एक अलग कलर के पेन से लिख लो कि हाँ, इस क्लास में इस टॉपिक के साथ ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था। I will give you example from various sources. I will give you examples from my personal life also. I will give examples from my surrounding, my neighborhood, आसपास के सोसाइटी में. I will give you examples from the newspapers. I will give you examples from the mythological stories like रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, जहाँ से भी मिलेगा मुझे. I will give you examples from the novels, from stories, from film. So इन सब जगहों से हम एग्जाम्पल देखेंगे अपने क्लास में, और इन सब एग्जाम्पल्स का तुम यूज कर सकते हो अपने आंसर में। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम डिस्कस करें, जहां से भी जिन 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 सोर्सों से, उन सबको याद रखना है तुम्हें। तो एक साइड नोट ये भी बना लो कि कौन कौन से कंसेप्ट के साथ, किस टॉपिक के साथ, किस कीवर्ड के साथ हमने किस एग्जाम्पल को यूज किया है, किस एग्जाम्पल को स्टडी किया है हमने। तो वो एक अलग नोट बनाओ। ये तीसरी चौथी चीज हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, ऐसा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है तुम्हें अपने क्लास में, जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में, ऐसा ही अपना एग्जाम्पल तुम खुद ढूंढो। बिकॉज जैसे मेरे एग्जाम्पल में, मेरे लाइफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स एथिक्स में हमें हेल्प कर सकते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार यूपीएससी एग्जाम में, डिस्कस दिस सब्जेक्ट, दिस कंसेप्ट एज एन विथ एन एग्जाम्पल। So discuss this subject with this topic with an example. कभी कभी ये स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा that discuss this subject with some example from your personal life. अपने पर्सनल लाइफ से भी तुम्हें, क्योंकि याद रखो एथिक्स इज अबाउट यू, तो तुम्हारे अपने जीवन के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ होने चाहिए। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं उसके बारे में सोचो कि तुम्हारे लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जो इस चीज का यूज कर सकते हो समझने के लिए। नहीं तो एग्जाम्पल्स ढूंढो अपने पर्सनल लाइफ से भी, अपने आसपास के लोगों के साथ भी, और उसके अलावा भी जब न्यूज़पेपर रखो तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल ढूंढो जो हमें एथिक्स में हेल्प। इसलिए मैंने कहा था न्यूज़पेपर पढ़ते समय एथिक्स याद रखना है तुम्हें। हर कंसेप्ट के साथ तुम्हें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स दिखेंगे, और उन एग्जाम्पल को याद रखो। अगर एग्जाम्पल दिखे तो कोई न्यूज़पेपर में, तो अपना एक नोट बना लो, यहाँ पर ये एग्जाम्पल आया था जिसको इस कंसेप्ट के साथ हम उसका यूज कर सकते हैं, इसका हम आंसर लिख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर से अपने एग्जाम्पल्स ढूंढो, और उसके अलावा भी और जानते हो, तुमने भी बहुत सारे स्टोरीज पढ़े होंगे, मिथोलॉजिकल स्टोरी, रामायण, महाभारत, अपने ग्रैंडफादर से, अपने फादर से, अपने मदर से, ग्रैंड मदर से कुछ स्टोरीज सुने होंगे। तो उन स्टोरीज का भी देखो कि उन स्टोरीज से कहाँ कहाँ एथिक्स में हम रिलेट कर पा रहे हैं। पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, बहुत रिलेवेंट है इसके लिए। तो इस तरह के महाभारत तो ट्रेजर है, खजाना है एथिक्स का। नहीं तो इन सब जगहों से जहां तक तुम्हें याद आ रहा है, इन सब एग्जाम्पल्स को ढूंढने की कोशिश करो। नंबर 3 नेक्स्ट ये होगा। तो मिथोलॉजिकल स्टोरी से फिल्म देखते हो, उसका भी एग्जांपल डाल सकते हो, यूज कर सकते हो अपने आंसर में। इस फिल्म में ऐसा हुआ था जो इस केस के रिलेवेंट होगा। फिल्मों में स्टोरीज तुमने पढ़े हैं, नॉवेल्स तुमने पढ़े हैं, इन सब जगहों से एग्जाम्पल्स इकट्ठा करने की कोशिश करो तुम। ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर होगा तुम्हारे लिए जब आंसर लिखोगे बाद में। ये काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है तुम्हें, नेक्स्ट ये करना है कि क्लास के बाद, हमारा क्लास 2 से 3 घंटे के बीच का होगा, 2.5 घंटे के आसपास का होगा ना। क्लास के बाद करीब करीब इतना ही टाइम तुम्हें एथिक्स के लिए और देना है घर में, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एथिक्स कोर्स। जब तक एथिक्स कोर्स चलता है
तो एथिक्स क्लास के बाद 2.5 से 3 घंटा तुम्हें अपने घर में एथिक्स को देना चाहिए। उसमें क्या करना है तुम्हें? उसमें तुम्हें करना है क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, यू हैव टू मेक ए पर्सनल नोट। अपना एक पर्सनल नोट बनाओ इन्हीं चीजों का यूज करके अपने लैंग्वेज में। और ये हमेशा याद रखो कि तुम्हारा पर्पस इस पूरे क्लास में एथिक्स सीखना नहीं है, तुम्हारा पर्पस एक लैंग्वेज डेवलप करना है। एथिक्स तुम जानते हो, उन्हीं चीजों को अपने लैंग्वेज में तुम कैसे लिखोगे, ये तुम्हारा काम है यहाँ पर। और लैंग्वेज के लिए मैंने कहा, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि लिखना। नहीं तो समझ तो जाओगे क्लास में तुम, लेकिन उसके बाद उसको लिखने की कोशिश करो। तो अपने घर में एक अपना अलग पर्सनल नोट बनाओ हर टॉपिक के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो क्लास के एंड तक तुम्हारे पास 2 नोट होना चाहिए। एक क्लास नोट होना चाहिए जो हम करेंगे अपने क्लास में, और एक अपना पर्सनल नोट होना चाहिए। ये तुम्हें बाद में रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओगे पूरे टॉपिक, अगर ये दोनों नोट्स तुम्हारे सामने हैं तो ये 2 नोट्स होने चाहिए। इतना करना है तुम्हें। इसके बाद रिवीजन, क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना। एथिक्स में याद रखो अगेन, बहुत पढ़ना नहीं है, बहुत सारे किताब नहीं पढ़ने हैं, बुक्स नहीं पढ़ने हैं। यू डोंट हैव टू कंसल्ट मेनी स्टडी मटेरियल। जो भी हम क्लास में कर रहे हैं, जो भी हमारा नोट है, आप उसको बार बार रिवाइज करो। इतनी बार रिवाइज करो that every concept that we discuss in the classroom should be on the tip of your tongue। चल एक बार हम नाम लें उस टर्म का, ट्रस्टवर्दीनेस क्या होता है, तुम्हारे पास पूरा खाका बन जाने चाहिए कि ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब ये होता है। कमिटमेंट हम कहेंगे क्लास में, और तुम्हारे अंदर मन में खाका बन जाने चाहिए एक कमिटमेंट का मतलब ये होता है। तो इतनी बार उसको रिवाइज करना है। 10 बुक नहीं पढ़ना है, लेकिन एक ही बुक को, एक ही नोट को 10 बार रिवाइज करना है। आई ऑलवेज से that reading 10 book once or reading 1 book 10 times is better than reading 10 book once। एक किताब को 10 बार पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है, अगर अच्छी किताब हो तो ज्यादा फायदेमंद है, हालांकि बस इसके कि 10 किताब को तुम एक एक बार पढ़ो। इसलिए बहुत पढ़ना नहीं है। यही जो नोट हमारा होगा, दोनों नोट, तुम्हारा पर्सनल नोट और हमारा क्लास नोट, इन दोनों को बार बार रिवाइज करो। 100 बार रिवाइज करो, 200 बार रिवाइज करो, तुम्हारे एग्जाम तक। हर हफ्ते कुछ ना कुछ टाइम एथिक्स को देना आफ्टर द क्लास विल बी ओवर, क्लास खत्म होने के बाद, सो दैट कि लास्ट के टाइम में तुम्हारे पास कोई बर्डन हो और हर कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में एक क्लियर कंसेप्ट हो कि हाँ ये एथिक्स था और ये हमें उसमें करना है। बस इतना ही करना है एथिक्स में। अगर इतना कर लेते हो, कुछ किताबें पढ़ोगे, जैसे ARC का रिपोर्ट, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, अगर इतना कर लेते हो तो आई कैन एश्योर यू दैट इन एथिक्स यू विल गेट मोर देन 100 मार्क्स इजीली। 120, 130, 150 तक ला सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी लैंग्वेज कैसी है। तो इस तरह से एथिक्स में हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है एथिक्स का। इसलिए एथिक्स को अगर हम देखेंगे इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एथिक्स पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं? पहला फायदा तो ये है कि एथिक्स पढ़ने से तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहला फायदा, एथिक्स से ज्यादा मार्क्स किसी पेपर में नहीं आएगा, शायद ऐसे में आ सकता है, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट मोर देन एथिक्स इन एनी अदर पेपर। दूसरा फायदा क्या होगा एथिक्स में? एथिक्स विल ओपन अप योर माइंड। एथिक्स तुम्हें सोचना सिखाएगा। एथिक्स विल टीच यू हाउ टू थिंक, एंड इफ यू लर्न हाउ टू थिंक देन लाइफ विल बी मच क्लियरर टू यू। हमारा लाइफ ऐसा वेग होता है, हमें पता ही नहीं होता है हम क्या कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कौन सा जीवन हम जी रहे होते हैं। तो एथिक्स एक तरह से तुम्हारी आंखें खोलेगा, हाउ टू लुक एट योर लाइफ। तो एथिक्स तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही हेल्प करेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, हाउ टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप, हाउ टू अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, कैसे एक अच्छा जीवन जिए। दूसरा फायदा ये होगा। तीसरा फायदा ये भी होगा कि एथिक्स पढ़ने से तुम्हें बाकी सारे सब्जेक्ट को भी प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगा, क्योंकि एथिक्स जो है वो बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप करता है, और एथिक्स हमें वो बताता है कि हाउ टू डू अचीव अ गोल दैट वी हैव। जो भी गोल है हमारे अपने लाइफ में, उस गोल को हम कैसे अचीव करें, उस गोल को हम अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो इस क्लास में ऐसे बहुत सारी चीजों को सीखोगे दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर अदर सब्जेक्ट ऑल्सो इन द प्रिपरेशन ऑफ UPSC एग्जाम। ये भी इसमें हेल्प करेगा। एथिक्स से एक और फायदा होगा, वंस यू क्लियर द UPSC एग्जाम देन एथिक्स विल हेल्प यू अ लॉट टू बिकम अ गुड सिविल सर्वेंट। बिकॉज रिमेंबर, लाइफ में तुम्हारा पर्पस सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं है। एग्जाम क्लियर करना हो तो एक इनिशियल हर्डल है, एक प्रारंभिक चीज है। लाइफ तो उसके बाद स्टार्ट होता है, उसका तुम्हारा 30-35 साल का जीवन होगा जो तुम सिविल सर्वेंट के रूप में जियोगे। तो अगर एथिक्स अच्छे से जानते हो तो तुम अगले 30-35 साल तक एक अच्छा प्रोफेशनल लाइफ, एक अच्छा ऑफिसर बनने में एथिक्स तुम्हारी बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
तो एथिक्स का व्यक्तिगत जीवन से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर स्टेप, प्रिपरेशन में, एग्जाम में, पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाने में, अपने रिलेशनशिप में, और फाइनली यू कैन से बिकमिंग ए गुड प्रोफेशनल, उसमें भी एथिक्स हमें बहुत मदद करता है। इस तरह से एथिक्स का रोल हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो हमें इस क्लास में दिखेगा यहाँ पर। तो ये हमारे एथिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सो आज इतना ही करेंगे हम। सो थैंक यू।